चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपको ये पता ही है कि हमारा फ्लो कैसे रहता है। लेक्चर हम पहले यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो लेक्चर का पार्ट है वो अभी आप सुनो, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके रिवाइज भी कर सकते हो। उसके बाद हम मैपिंग करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक क्यूएनए रखेंगे। आज की मैपिंग के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है, साउथ अमेरिका को पढ़ना है। साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल फिजिकल सब पढ़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद एमसीक्यू आप देखोगे, आज आज के एमसीक्यूज आपको देख के समझ आएगा कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई क्या होती है। हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम में आ भी रहा है, वो समझ आएगा, राइट। उसके बाद मेंस पे डिस्कशन करेंगे, आंसर राइटिंग को लेके भी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अगेन लेक्चर का पार्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं लेक्चर हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मेंस की मेंस आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और ये सब चीजें भी करनी है, क्यूएनए भी अटेंड करना है, तो आपको लाइव ही देखना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करें फिर एक बार, यस यस लिख दो, तैयार हो। आज इकोनॉमी के साथ स्टार्ट करेंगे, हर बार पॉलिटी के साथ कर रहे थे, बड़ा बोरिंग हो जाता है कई बार। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे आप ये बताओ, आज का सेशन ना थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, और अगर आपको मेरी स्पेस स्लो लगे या तेज लगे तो बीच में आप बता सकते हो, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में किसको पता है? किसी ने सुना है ये वर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? यस या नो, बताओ। कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, इकोनॉमी में हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। नहीं आ रही है 1991 के रिफॉर्म्स नहीं। हम जो बोलते हैं ना, हमें इकोनॉमी को अगर इंप्रूव करना है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। पहले आप ये बताओ, ये वर्ड सुना है? यस, सुना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मैं इससे हटकर आपको एक और कहानी सुनाता हूं। आपके घर में कभी फेस्टिवल होता है, या कभी बाहर से गेस्ट आ रहे होते हैं, रिलेटिव्स आने होते हैं, तो आप क्या करते हो? सच्ची सच्ची बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। घर के अंदर आप साफ सफाई करते हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हो, हैं, अच्छा अच्छे खाने पीने की चीजें मंगाते हो, एकदम आपके घर में हर चीज टिप टॉप होती है कि नहीं होती? यस या नो? वैसे कैसे भी कितनी भी भसड़ मची हो, पर उस दिन एकदम सब क्लीन होगा, होता है कि नहीं होता? आज आपको इकोनॉमी का जो पूरा सार है ना, मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज के थ्रू कि भाई क्या है पूरी इकोनॉमी। कोई भी आर्टिकल फिर इकोनॉमी में पढ़ोगे ना कहीं रिलेट कर पाओगे। पहले ये घर की स्टोरी समझ आ गई? आ गई। देखो, अब इसी का ना कहीं मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। कैसे? आपने ये तो सुना होगा कि हमको एफडीआई चाहिए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो ही प्रोडक्शन होगा, तो ही सारी चीजें होंगी। अब इस इन्वेस्टमेंट को लाना कैसे है, सारी की सारी डिस्कशन इस बात पे होती है। अगर हमारा देश एक घर है ना, बस हमको उसको साफ सुथरा करके सजा के रखना है बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए। कैसे करेंगे? देखो, एक चीज समझाता हूं, ध्यान से मेरे साथ रहना। एक बात बताओ, समझ लो ये पूरी कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर अब कंट्री है, यहां पर आपके बहुत सारे लोग हैं। अब ये इसके डायग्राम्स को इग्नोर करना, जैसे बन रहे हैं भाई बन रहे हैं। ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मोस्टली लोग अगर हम अब डिस्कस करें तो ब्रॉडली यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। अभी आपकी यहाँ छोटी छोटी दो चार इंडस्ट्री लगी हुई हैं, और एक बहुत ही बड़ा आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, राइट। यस या नो, बता दो। तीन सेक्टर समझ आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये आपका सर्विस सेक्टर हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये एग्रीकल्चर हो गया, ये लोग हैं। अच्छा, उसके साथ अगर आप देखोगे तो एक इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता? यहाँ पे रोड बनी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के वो लगे हुए हैं, पिलर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है। पोर्ट्स हैं, हमारे जो यहाँ पे पोर्ट्स हैं, ये समझ आता है, पोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यस या नो? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो हमारे माई बाप होते हैं, गवर्नमेंट, वो बैठी हुई है, ये ट्राइंगल समझ लो गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी बैठी हुई है। इसको थोड़ा और क्लियरली लिख लेते हैं, ये लो। अब एक बात बताओ, ये समझ आता है नहीं आता, पहले बताओ। अगर आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है तो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर बाहर से आएगा वो पहले ये पूछेगा ना, यार मैं यहां पर आके प्रोडक्शन करूंगा, तुम्हारी जो वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मैसेज आया है, वॉइस इज नॉट क्लियर। भाई अगर सच्ची में ना आ रही हो वॉइस तो ही बताना, वरना फ्लो
खराब होता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है, ओके, सॉरी। अच्छा, बाहर से इन्वेस्टर अगर आएगा तो वो ये पूछेगा ना कि यार हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, तुम्हारे यहाँ पे इकोनॉमी में लोग खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे? जेन्युइन बात है कि नहीं है, पहले ये बताओ। फेयर क्वेश्चन है। कोई इन्वेस्टर आएगा, पहला सवाल उसका यही होगा कि क्या तुम्हारे पॉपुलेशन के पास इनकम है? यस या नो? यस। अच्छा, अब ये इनकम, अगर एक बात सोचो, तुम्हारे पास इनकम आ रही है और सारी की सारी जो महंगाई है, इतनी महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, बाकी इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि सारा का सारा पैसा तो जा रहा है आपका खर्चा करने में। आप सेविंग कर ही नहीं रहे हो। आप सेव नहीं करोगे तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में पैसा होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और सारी की सारी इनकम तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। उसके बाद एक और पर्सपेक्टिव सोचना, अगर इकोनॉमी के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, डिजीजेस हैं, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, बीमारियां ज्यादा होंगी। बीमारियां ज्यादा होंगी तो आपके जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, सारा का सारा आपकी इनकम इन्हीं चीजों में निकल जाएगी, दवाई लेने में निकल जाएगी। तो जो आपकी इनकम का प्रोडक्टिव पार्ट, जो मतलब चैनलाइज हो सकता था इन्वेस्टमेंट की तरफ, अगर इन्फ्लेशन है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो ये, और अगर आपकी गवर्नमेंट आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, एजुकेशन बहुत महंगी है, ये सारे फैक्टर्स अगर हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर है तो आपकी जो इनकम है उसमें से सेविंग्स होंगी ही नहीं। अब आपको समझ आया, आपकी इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, वो टारगेट किसको करता है? इन्फ्लेशन को करता है। जो ये सारे हमारे बंदे हैं, इन लोगों के पास इनकम हो इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, फिर वो इन्वेस्ट होगी। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हैं। पूरा का पूरा पर्पस क्यों रखना है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, एक लॉजिक समझ आया और एक चैप्टर कवर हुआ। अच्छा, दूसरी बात, एग्रीकल्चर के अंदर दुनिया भर के लोग बसे पड़े हैं, है कि नहीं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नाम सुना है? बहुत लोग ओवर एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में। तो इतना छोटा सा सेक्टर है, उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो कम है, लेकिन मतलब जो एम्प्लॉयड है लोग वो बहुत ज्यादा है। यस या नो? अब एक बात सोचो मेरे को, अगर हम क्या करें, एग्रीकल्चर को डेवलप करें और जो उसमें एक्सेस जो लोग हैं उनको स्किल कर दें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करें। वो इसीलिए तो एग्रीकल्चर में बर्डन बने हुए हैं ना, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो उसको अब्सॉर्ब कर नहीं पा रहा क्योंकि स्किल नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं, इंडस्ट्रीज है ही नहीं, तो वो बेचारे एग्रीकल्चर में ही फंसे पड़े हैं। दूसरा टॉपिक समझ आया, स्किल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर के अंदर एक्सेस जो लेबर है उनको स्किल करो। स्किल डेवलपमेंट एक इश्यू आता है कि नहीं आता? यस या नो? तो दो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। एक क्या पढ़ा हमने? इन्फ्लेशन पढ़ा कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, स्किल डेवलपमेंट करनी है। ठीक है जी, स्किल डेवलप करो। अच्छा, एग्रीकल्चर को डेवलप करो और उसके साथ में अलाइड सेक्टर्स को भी डेवलप करो। ठीक है जी, ये भी समझ आता है, ये भी समझ आता है, ये भी समझ आता है। अगर एक बात बताओ, क्या कोई भी इन्वेस्टर उस कंट्री में आएगा जहां पर लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट ने करप्शन मचा रखा है, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं? क्या आएगा इन्वेस्टर? ये बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। नहीं आएगा। तो अगेन एक पॉइंट हमें समझ आया इस गवर्नमेंट को लेके, कि गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। जो लेजिस्लेशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन को कम कर दो। ये आपका एक और एस्पेक्ट हो गया। यस या नो? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही पुअर है, फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री से जाके पोर्ट्स तक रोड ही नहीं है, भाई पोर्ट बनाओगे तो ही तो एक्सपोर्ट कर पाओगे। और पोर्ट बना दिया तो जो हिंटरलैंड्स हैं जहां पर फैक्ट्री लगी हुई है, अगर रोड ही नहीं है तो फिर काय का वो फायदा उसका? इंडस्ट्री से पोर्ट तक सामान जाएगा ही नहीं ढंग से, कोई फायदा है? नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा बिजली नहीं आ रही, फैक्ट्री चलेगी कैसे? ये खुद सोचो, बिजली ही नहीं है। एक बात सोचो ना, आधी जगह तो इंडिया में आज भी इलेक्ट्रिसिटी, वैसे तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हो रखी है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रखा है, बट अवेलेबल है? कितने ज्यादा पावर कट्स होते हैं, तो फिर कैसे फैक्ट्री काम करेगी? नहीं करेगी। तो हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर भी, एक ब्लॉक भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं? यस या नो? इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? पूरा खेल समझो, हमें इन्वेस्टर को बुलाना है, अभी हम अपना घर ठीक कर रहे हैं, भाई रिश्तेदार आने हैं, सब अच्छा करके रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखोगे कि नहीं बना के रखोगे? बस सारा का सारा एक और फोकस कहां पे आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पे।
एक और पॉइंट मिल गया हमें, इंफ्रा। ये नोट करते चलोगे? इंफ्रा, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन अच्छी करनी, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर को डेवलप करो, इन्फ्लेशन को कम करो, है कि नहीं? बता दो। अच्छा एक बात बताओ, आपने फिस्कल जो फिस्कल पॉलिसी है वो चैप्टर पढ़ा है? गवर्नमेंट बजटिंग चैप्टर होता है। क्यों होता है वो चैप्टर? उसमें हमने यही समझाना कि टैक्स रिफॉर्म्स अगर होंगे, हमारे को अगर रेवेन्यू रिसीप्ट इंप्रूव होंगी, और टैक्स अच्छा मतलब रिफॉर्म्स इस तरीके से हो कि टैक्स कंप्लायंस में प्रॉब्लम ना हो। भाई जो इन्वेस्टर आएगा उसको टैक्स ही भरने में उसकी जिंदगी निकल रही है, इतना बड़ा टैक्स बर्डन उसके ऊपर डाल दिया, तो क्यों आएगा वो? टैक्स रिफॉर्म करो। उसी के साथ गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो बाहर के इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार इस कंट्री में तो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर रही है, तो मतलब स्ट्रांग इकोनॉमी है। आप सोचो, इन्वेस्टर देख रहा है कि ये गवर्नमेंट तो खुद बोरो करते हुए मरी जा रही है। अब एक बात बताओ ना, पड़ोसी हैं तो सही, वहां कौन जाएगा इन्वेस्टमेंट करने? भाई ये खुद ही मांगते फिर रहे हैं, हम क्या जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करें? इनका कुछ खुद का भरोसा नहीं है। पर अगर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है जिसका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल्ड में है, गवर्नमेंट केपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है, तो खुद सोच के देखो ना, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? फिस्कल पॉलिसी चैप्टर है कि नहीं है? तो फिस्कल रिफॉर्म्स बोल दो। यस। अब एक बात बताओ, क्या आपको आपके इकोनॉमी के जितने चैप्टर हैं वो दिख नहीं रहे हैं यहां पर? यही तो इकोनॉमी का सिलेबस है। इससे बाहर क्या है बता दो मेरे को। यही सब करना है, हम इसीलिए तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। पढ़े जा रहे हो, मटेरियल कवर करे जा रहे हो, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है पढ़ने का, ये लॉजिक है। अब आप कोई भी न्यूज पढ़ लेना, कहीं ना कहीं यही फिट होनी है वो। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आज क्या, ये बात समझ आती है नहीं आती है? यानी कोई डाउट है किसी को? ये आपको मैंने इकोनॉमी के सिलेबस का ओवरव्यू दिया विद लॉजिक कि क्यों पढ़नी है इकोनॉमी। हम हर टॉपिक हर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका एक रीजन है। अब कोई आपसे डिस्कशन कर ले भाई देश की अर्थव्यवस्था को कैसे इंप्रूव करना है, आपको मालूम है ना भाई ये करना है, ये करोगे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी प्रोडक्शन होगी, जीडीपी बढ़ेगी, जॉब क्रिएट होंगे, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो वो लूप तो मैंने आपको पहले भी बताया था। पर मेन काम ये है। अच्छा, अब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि भाई आपका घर आप बिल्कुल रेडी कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर आखिरी में सब कर लिया, सब कुछ बढ़िया है, पर एक काम होता है ना आखिरी का, जैसे ही वो आते हैं क्या बोलते हो? अरे आइए आइए आइए, ये लीजिए पानी लीजिए, ये लीजिए रूह अफ़ज़ा लीजिए, होता है कि नहीं होता? चाय लीजिए। वो ही है हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। वो काम आखिरी में गेट पे जाके बुलाना, आइए 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 आइए। यही काम किया पीएलआई ने। यस या नो? समझ आई बात? घर रेडी कर लिया था, अब बुला रहे हैं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यही है पीएलआई स्कीम, क्या है? इंसेंटिवाइज करती है कंपनीज को, जी आओ, आप यहां आओगे, प्रोडक्शन करोगे, यहां पे जब आपकी सेल्स बढ़ेगी हम आपको इंसेंटिव देंगे, गवर्नमेंट ये कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन है बस। अच्छा, अब ये इंसेंटिव किन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स को देते हैं। अब खुद सोच के देखो, वो सेक्टर कौन से होंगे? वही सेक्टर होंगे ना जो सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ हो चुकी है, जो सैचुरेट हो चुके हैं, उनमें थोड़ा ना देंगे। उन सेक्टर्स में देंगे ना जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है, इंप्लॉयमेंट का पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट, जहां पे इंटरनेशनल मार्केट है, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, फॉरेक्स रिजर्व्स आए। तो उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पर इंसेंटिवाइज ज्यादा करते हैं, मतलब वो हमारे फोकस फोकस वाले सेक्टर्स होते हैं, वो हमारे अच्छे रिश्तेदार हैं एक तरीके से समझ लो। तो वो है 14 सेक्टर्स हैं। और जीईई ये याद रखना, ग्रोथ, इंप्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर सेक्टर का है तो हम उनको इंसेंटिव देंगे। कोई मुझे ये बताएगा सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? एनीवन सुना है ये नाम सनराइज सेक्टर? क्या होते हैं सनराइज सेक्टर? बोल दो। फ्यूचर बिग कैप्स विच हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग 4x। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, वो सनराइज सेक्टर्स वो सेक्टर होते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम, और प्लस वो सेक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे? ऐसे तो भाई गैम्बलिंग भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत ग्रोथ होगी उसमें अगर उसको प्रमोट कर दिया तो। पर क्या वो सही सेक्टर है? नहीं ना। पर सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल्स को बनाना, ये है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये है सनराइज सेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल्स, एग्जैक्टली, इंसेंटिव्स मतलब बेनिफिट्स, यस आर्यन, बेनिफिट्स, उनको हम टैक्स में बेनिफिट्स देंगे, उनको वैसे तरीके से बेनिफिट देंगे,
बहुत तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, उसकी डिटेल समझना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं आपसे। आपसे पूछेंगे सेक्टर्स के बारे में, सेक्टर सारे मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। इनको बार बार अगर देखोगे ना दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यही होगा आपको प्रीलिम्स के अंदर, हो सकता है बिल्कुल ही अगर इनका दिमाग फिर गया तो पूछ देंगे भाई ये फॉलोइंग सेक्टर्स में से किस किस में हमने पीएलआई दे रखी है। राइट। बेनिफिट हम समझ चुके हैं, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो भाई पीएलआई स्कीम का बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएंगी तो भाई वो प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्काइज एंड स्केल क्या होता है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद एमएसएमईज, क्योंकि इंसेंटिव्स हम एमएसएमईज मोस्टली जो इन सेक्टर्स के अंदर कंपनीज है वो एमएसएमई है, तो उनको एक बूस्ट मिलेगा। फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व आएगा। तो बेनिफिट्स तो बहुत सिंपल है, ये पूरी स्कीम है। आई बात समझ की नहीं आई? इससे ज्यादा पीएलआई स्कीम में नहीं है कुछ। सेक्टर्स पता होने चाहिए, ये बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए कि अगर घूम फिर के कभी मेंस में क्वेश्चन आ गया तो बना देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, और लॉजिक समझ आया कि स्कीम का मतलब क्या है। राइट। अच्छा, अब इसमें एक बात बताओ, ये स्कीम तभी फायदेमंद तभी होगी ना जब इंडिया अपनी बेसिक जो भी हमने डिस्कस किया, अनइंटरप्टेड पावर एंड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एंसिलियरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, अब ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं भाई, जो सपोर्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी के अंदर भी कहीं ना कहीं आता ही है। राइट। उसके बाद देखो क्लस्टर्स फॉर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज शेयरिंग, ये सब होने चाहिए। अभी हम गिफ्ट सिटी बना रहे हैं, अगर आपने सुना हो तो। सप्लायर नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, लेबर लॉस, मतलब ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने ये डिस्कस करे थे नीचे। ये देखो ये सारे पॉइंट्स, ये सब करना है। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था जो इस हफ्ते न्यूज में था कि इंडियनाइजेशन क्या होती है। इंडियनाइजेशन ये होती है कि अगर आपकी कंपनीज आती हैं, अब ये इंसेंटिव तो चाइनीज कंपनीज को भी मिल सकता है। अब ये वही बात है कि रिश्तेदार अगर आएंगे तो आप यही चाहते हो ना वो लिफाफा आपके बच्चों को देके जाएं, ना कि भाई किसी पड़ोस के बच्चे को देके जाएं। तो यही इसका मतलब है कि अगर कंपनीज आ रही हैं तो भाई इंडिया में फोकस करो, इंडिया में आओ तो यहाँ के जो लेबर है उन्हें एम्प्लॉय करो। ठीक है, यहीं के एग्जीक्यूटिव्स को अपने टॉप रोल्स में अपॉइंट करो, यहीं की कंपनीज के साथ इक्विटी पार्टनरशिप करो, इंडिया से एक्सपोर्ट्स करो, ताकि इंडिया को बेनिफिट हो। सबसे ज्यादा हमारा जो पूरा फोकस है वो इसी पे है कि भाई ये नहीं कि भाई हमने बस जगह दे दी, बेनिफिट सारा वो कंपनीज लेके बाहर जा रही हैं, वो कॉलोनियल टाइम जैसा काम ना हो जाए। ठीक है, बात समझ आती है, कॉन्सेप्ट समझ आया पूरा का पूरा क्या था पीएलआई वाला? यस या नो? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी में जो ये इंडियनाइजेशन की बात क्यों हुई, एक इंडियन एक्सप्रेस में भी एक बात आई थी कि डार्क पैटर्न्स। अब देखो ये ई कॉमर्स वाली जो कंपनीज हैं बाहर से आ रही हैं, ये लोग यही तो करती हैं। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, आप इंस्टाग्राम पे, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, इंस्टाग्राम पे आपको वही दिखने लग गया। यही तो चीज है, आपके माइंड के साथ एल्गोरिथम खेल रहा है और आपको फोर्सफुली बाय करा रहा है, आपकी प्राइवेसी हार्म हो रही है। यही डार्क पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर हमको चेक रखना है। तो कुछ भी अगर इकोनॉमी में हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल करो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करो, सब चीजें करो, बट हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी, ठीक है, मतलब वो सब चीजें हार्म नहीं होनी चाहिए। राइट। डार्क पैटर्न यार वही हो गए, मतलब आप ये समझो ना कि आप जब इंस्टाग्राम पे जाते हो, आपने गूगल पे पहले कुछ सर्च कर रखा होता है, अमेजोन पे कुछ सर्च कर रखा होता है, आपको उसी के एड्स दिखने लग जाते हैं, आपको अग्रेसिवली वो लोग मार्केट करते हैं, इस तरीके से कैची कैची लाइंस होती हैं। तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको फोर्सफुली बाय करवा रहे हैं, आप चाहते नहीं हो लेकिन आपके माइंड के साथ एल्गोरिथम प्ले कर रहा है। तो ये डार्क पैटर्न्स हैं, इसको रेगुलेट करना है। ठीक है, और ये अक्सर ई कॉमर्स में देखा जाता है। चलो ठीक है जी, आई बात समझ? आगे चलते हैं। अब ये देखो, हमने डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, यस या नो? इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई बात समझ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत पढ़ोगे। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत चीजें होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सब चीजें आप पढ़ोगे। उस सब चीजें आप धीरे धीरे अपने नोट्स में पढ़ते जाओगे। बिल्कुल, ये बात समझ आती है। जैसे आज हम ट्रांसपोर्ट के अंदर रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, पर क्या हम कोई ऐसे पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम उसमें यूज कर दें? एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट जी क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वो ग्रोथ, मतलब इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद भी अपने आप में कमोडिटी गुड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वो भी जीडीपी में ऐड हो रहा है, प्लस वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से वो मल्टीप्लाई कर रहा है जीडीपी ग्रोथ को। ठीक है, एफडीआई अट्रैक्ट करेगा, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद भी क्रिएट करेगा, बाहर से इंडस्ट्री आएंगी, उसमें भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी।
इनकम रीजनल डिस्पैरिटी देखो क्या होता है। एक बात बताओ, अगर रोड कनेक्ट कर रही है एक विलेज को एक सिटी से, तो आपस में उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसके ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन, भाई ये काम तो हिस्ट्री में हमने देखा ही है। रेलवेज ने क्या किया था, पोस्ट जो ये ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म करे थे, पोस्टल नेटवर्क बनाया था, रेलवेज बनाई थी, इससे कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन हुई थी कि नहीं हुई थी? तो वो काम आज भी करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम जेएनके को कनेक्ट कर पा रहे हैं ना अपने आप से, मेनलैंड से। हम जो आपके नक्सल हिट एरियाज हैं, अगर वहां रोड, सबसे पहले आप देखो, ऑब्जर्व करो, जो नक्सलाइट्स होते हैं ये सब सबसे पहले किसको टारगेट करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, रोड्स डिस्ट्रॉय करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सोसाइटी इंटीग्रेट हो, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो डेवलपमेंट वहां पे जाएगा, और फिर उनका कैसे घर चलेगा? तो ये बात है। ठीक है, बेनिफिट समझ आ गए, ये कॉमन बेनिफिट्स हैं, आप इन्हें यूज कहीं पर भी कर सकते हो। अगेन, प्रॉब्लम क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ, बनना शुरू हुआ, कब तक जाकर वो रेडी हो जाएगा यूज के लिए, ये टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। उसके बाद फंड्स, इतनी फंडिंग कहां से लाएं? तभी अब हम बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं इसके लिए भी। आपने देखा होगा नेशनल मोनेटाइजेशन सम प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। गति शक्ति प्रोग्राम है, वो हम ला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखो करप्शन और रेड टेपिज्म, ये हमने डिस्कस किया था, ये तो हर जगह ही है इंडिया में। क्या करें अब इसका? इसको इंप्रूव करना है। अब आप देखो, ब्रिज बनता है, गिर जाता है, बनाने के अंदर 40 करोड़ का खर्चा आता है, उसको तोड़ने के अंदर 50 करोड़ का खर्चा आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ये खास करके आप देखते हो। हाँ जी, रेड टेपिज्म। अब देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आप पोर्ट बना रहे हो पर वहां पे तो मैंग्रोव मैंग्रोव इकोसिस्टम भी है। आप रोड बना रहे हो पर वो फॉरेस्ट के बीच में से जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और इन्वायरमेंट का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। अब चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वो इसलिए तो बना पाते हैं ना क्योंकि उस लेवल की इंजीनियरिंग है उनके पास, हमारे पास नहीं है। तो हमको अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, ताकि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो। और आज तो आपको मालूम होगा इंजीनियर्स डे भी है, कि हम इतना हाई लेवल हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। यस या नो? और अगेन, जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में किया था, भैया ये देखो, इंफ्रा पे कोई क्वेश्चन आ जाए, वे फॉरवर्ड में ये लिख के आना, एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं, देख के नंबर दे देगा कि ठीक है, बढ़िया है, क्रिएटिव बंदा है। इंटीग्रेट करो, पीपीपी को नर्चर करो, फंडिंग करो, रेजिलियंट, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हिल ना जाए। ठीक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एक्सेसिबल, मतलब कि हर तरह की पॉपुलेशन, बहुत से पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं कि नहीं होते, विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो इसको कहते हैं एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है जी, यस या नो? अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आंसर लिख पाओगे? एक एडिटोरियल में सजेशन था कि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इस तरीके से एक चार्टर्ड इंजीनियर्स के लिए इंस्टीट्यूट बना दो, ताकि ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन बन जाए। वेरी सिंपल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको लिखने के लिए कंटेंट है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर फंस जाओ तो इस तरह के ना स्ट्रक्चर्स बना के चलना। उसके बाद ये देखो, एक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन। कभी सोचा है आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया था। रोड्स हम पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में, कितनी बढ़िया रोड थी, ग्रेट बात था, सिटी प्लानिंग कितनी अच्छी हुआ करती थी। क्या था वो सब? भाई वो उस टाइम की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ताकि वो ट्रेड कर सके, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके। आपको कुछ टीचर वो समझाते हैं ना, बड़े फेमस टीचर्स हैं जो फॉर्मूले समझाते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई, ई इज इक्वल्स टू एस, ये वही सारी बातें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो इकोनॉमी भी होगा। समझे? यस या नो बोल दो। बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे तो आगे अब थोड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। रोड सेफ्टी, ये मैंने आपको अपनी रील्स में भी पढ़ाया था। देखो, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ना एक चीज, आंसर आपको कोई, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं और फिर इसको कवर करेंगे। आप लोगों को सब बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। भाई होता क्या है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कभी सोचा है आपने? प्रैक्टिस है वो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, क्या आप उस लिमिटेड नॉलेज से 2 पेज का आंसर 10 नंबर का, या 3 पेज 15 नंबर का आंसर बना पा रहे हो कि नहीं? वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यह होता है कि जो जेनरिक पॉइंट्स होते हैं, जिनके नोट्स नहीं बनाने होते, क्या आप वो एग्जाम सिचुएशन में तुरंत फटाफट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये आपको एक टूल देती है कि भैया कम पढ़ के आओ, पर उसी से आंसर बना दोगे। जैसे कि रोड सेफ्टी के ऊपर आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई इंडिया में इन 2021 रोड ट्रैफिक इंजरीज वर द 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ये इंफॉर्मेशन आपने याद कर ली, आपने इंट्रोडक्शन बना दिया इसके अराउंड। अच्छा, आपने ये बता दिया कि भाई इस ये जो हमारा डेकेड है इसको यूनाइटेड नेशंस ने डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी बोला हुआ है। ठीक है, ये गोल है। अब आपके पास एक इंट्रोडक्शन और वे फॉरवर्ड में लिखने के लिए जो हाईलाइट करनी है बात वो है, क्या आप उसके अराउंड आंसर लिख सकते हो? क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए, वो याद कर लिए कि भाई ठीक है, एमवीए एक्ट है आपका, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है, ब्लैक स्पॉट्स जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आपने ये फंड बना रखा है, ये आपने याद कर लिया। अब ये एक्सीडेंट्स के रीजंस क्या है, क्यों होते हैं रीजन एक्सीडेंट्स, कोई लिख के बता सकता है मुझे? अभी आप 5 पॉइंट्स लिख के बता दो रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको एग्जाम में ये करना है। इसके अगर नोट्स बना के जाओगे ना तो कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये है, यही है प्रैक्टिस जो करनी है कि क्या हम जेनरिक पॉइंट्स तुरंत बना सकते हैं, खटाखट 5 पॉइंट बनाओ। देखो आप, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर स्पीडिंग, बैड इंफ्रा, लैक ऑफ, यही करना है एग्जाम में। समझ आ रही है बात? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है? ड्रिंक इट, देखो कितने पॉइंट आ गए। अब बस आप अभी बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट बना रहे हो, एक ही बंदा अगर 5 पॉइंट बना देगा उसका हो गया सिलेक्शन, खटाखट, सोचना नहीं इसमें। लैक ऑफ लॉ एंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये सोचो ये गोल अचीव कैसे होगा, कॉमन पॉइंट सोचो, जेनरिक पॉइंट्स, कि किस तरीके से हम रोड सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। हम स्टेप्स तो ले रहे हैं, आगे और क्या कर सकते हैं, और जेनरिक पॉइंट बनाना, ज्यादा वो मत सोचना कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। अभी हमने 5 पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिए, 5 इधर बता दो। आपके पास इंट्रोडक्शन है, एक वे फॉर, एक कंक्लूजन है, हो गया। स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू रूल्स, बहुत बढ़िया। बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, फंडिंग, लैक ऑफ, बहुत बढ़िया। प्रॉपर टेस्ट, बहुत बढ़िया। अवेयरनेस, भाई बन गया आंसर कि नहीं बन गया? यही तो करना है, 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बना दिया अपना आंसर, हो गया। यस या नो? ये है प्रैक्टिस जो आप लोग पूछते हो ना, प्रैक्टिस क्या करें आंसर राइटिंग में। जो आपको बेचते हैं ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फलाने आंसर लिखते चलो, भाई क्या प्रैक्टिस करनी है? ये करनी है प्रैक्टिस कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, हमारे माइंड में हम मेंस हॉल तक सिर्फ ये एक, ये दो और ये 3 पॉइंट लेके गए थे, पर एग्जाम में बैठ के हमने पूरा आंसर खींच दिया। यस या नो? बहुत बढ़िया। चलो, ये था रोड सेफ्टी का टॉपिक, सिंपल टॉपिक है, खुद भी आप सोचोगे ये तो आप कर पाओगे। अच्छा जी, आगे चलो। ठीक है, यूबीआई के ऊपर हमने ये बात करी थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके ऊपर फ्रेमवर्क बना दिया है मैंने। यूबीआई का क्या मतलब है भाई? यूबीआई का सिंपल सा मतलब है कि हमारे देखो मनरेगा स्कीम है, जब हम जहां पे हम कह रहे हैं कि भाई जो पुअर पुअर ऑफ द पुअरेस्ट है, मतलब पुअरेस्ट जो लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सेम है यूबीआई के अंदर। हम लोग हर सिटीजन को एक एक मिनिमम अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, समथिंग सिमिलर टू पीएम किसान योजना जो हम एग्रीकल्चर में सिर्फ फार्मर्स को कर रहे थे। अब इसके ऊपर पूरा डिस्कशन क्या हो सकता है ना, एग्जाम में आ सकता है। तो जितना भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है जो आप इसमें पढ़ के जा सकते हो, वो एक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क जब मैं बना के दूं उसका मतलब उस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्लस आपके पास मतलब आपको सोचना ही नहीं एग्जाम हॉल में जाके करना क्या है, फ्रेमवर्क हमें पता है, इस फ्लो में आंसर लिख के आना है, खटाखट खटाखट बस। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, थोड़ा 10 नंबर का आ जाए तो भाई डायग्राम में इसको एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेनेशन मत करना, सिर्फ पॉइंट लिखाना। ठीक है, क्रिटिसिज्म को भी इस तरीके से लिखाना, वे फॉरवर्ड आपको पता ही है, छोटा क्वेश्चन आए तो थोड़ी 1-2 लाइनें कम कर देना। यहां पर भी आप यही देखोगे कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि राइट टू लाइफ अगर इंसान को है तो वो कब जी पाएगा एक अच्छी जिंदगी, उसकी पर्सनल लिबर्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब उसके पास एक बेयर मिनिमम इनकम है। डीपीएसपी भी यही बोलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी लिख के दे दी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट होती हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं। इसके लिए भी आपको रटना है तो रट लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो रट लेना। इंटरनेशनल एग्जाम्पल फिनलैंड का हो गया, ठीक है, मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखो, अब अगेन सिंपल बेसिक पॉइंट है भाई, अगर आप दोगे यूबीआई सबको एक एक इनकम दे दी मिनिमम, तो पॉवर्टी कम होगी, इनकम इनक्वालिटी का गैप कम होगा, मेंटल हेल्थ लोगों की अच्छी होगी, भाई पैसे आ रहे हैं अब हम ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेंगे खुशी खुशी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, अब रिडक्शन, भाई देखो इसमें क्या है कि जो आपकी सब्सिडी आप देते हो, सब्सिडी देते हो ना, इसलिए तो देते हो कि बंदे के पास पैसे नहीं है, वो कम हो जाएगा, तो वो कम होगा तो फिर ये करप्शन जो ब्यूरोक्रेसी में है वो सब भी कम हो जाएगा, लीकेजेस कम हो जाएंगी।
एम्पावरमेंट, फ्रीडम फील होगा लोगों को, है ना। फिर फिस्कल बर्ड, अब आप ये देखो क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है भाई, अब दोगे पैसे दोगे तो फिस्कल, जैसा किसी ने बोला भी, फिस्कल डेफिसिट भी तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये इसका कौन है, वही तो मैनेज करके चलना है ना, कि एक तरफ सब्सिडी कम होंगी, तो अब वही आपको बैलेंस करना है कि भाई वी हैव टू चूज आवर रेड पिल, कि कौन सी पिल हमें खानी है। इन्फ्लेशन होगा, अब एक बात बताओ, सबके पास पैसे आ जाएंगे, याद है मैंने बताया था, हम सभी जाके मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़े हो जाएंगे कि मैं भी खरीदूंगा, है कि नहीं। हम भी सब जामनगर में जाके शादियां करेंगे, बोल दो, जामनगर ही था ना। यस या नो। बढ़िया, सही भाई सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर इसमें भी लीकेजेस के चांसेस हैं, ये सब हैं। अब लेबर पार्टिसिपेशन, मैंने बोला ना, सबके पास पैसे आएंगे, सब ड्रीम इलेवन पे टीम बनाएंगे, काम कौन करेगा, किसी को करना ही नहीं काम, बैठो आराम से, रोज शाम को लेके बैठ जाओ फोन। कोई है ऐसा जो बनाता है, नालायक। चलो, समझ आई बात। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई ये स्कीम आप पूरा का पूरा एनालिसिस करके इसको इंप्लीमेंट करो, और साथ में कॉम्प्लीमेंट करो। पीडीएस हो गया, पीडीएस में भी तो ये है, सबको आप क्या दे रहे हो, राशन दे रहे हो, खाना पानी दे रहे हो, मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, और यहां पर यूबीआई के अंदर सीधा डायरेक्ट पैसे दे रहे हो, बस। तो कॉम्प्ली एक इकोसिस्टम बनाओ जो कि मतलब आपका फिस्कल डेफिसिट भी ना बढ़े, साथ में साथ आपका क्या हो, लोगों को इनकम भी बढ़े, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, बस यही वे फॉरवर्ड है। यस या नो। अच्छा, अब इसी का एक आप कह सकते हो एडजेसेंट, एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक था, ये एक आर्टिकल आया था जिसने बताया था कि भाई इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत है, रीजनल इनइक्वालिटी। सर्दर्न स्टेट्स जो हैं, आप बस एक सेकंड देना मेरे को, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 सेकंड। हाँ जी, देखो, अब इंडिया के अंदर रीजनल इनइक्वालिटी बहुत है। क्या है रीजनल, जो सर्दर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी इनकम है उनकी, वहां पर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है ज्यादा है। अब आप कंपेयर करो, याद है आपको एक टर्म यूज होती थी, बीमारू स्टेट्स, राइट। अब ये सब क्या थी, यहां पर इनकम लेवल्स बहुत कम है कि नहीं। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो लो इनकम स्टेट्स हैं वहां से माइग्रेशन होता है हाई इनकम स्टेट्स में। अब जब हाई इनकम स्टेट्स में लोग जाएंगे अपॉर्चुनिटी ढूंढने, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर जो लोकल लोग हैं वो चिल्लाएंगे कि भाई ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, फिर वो डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई हमको रिजर्वेशन दो। अब आपको समझ आया लोकल रिजर्वेशन का इशू क्यों है, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी उसका सोर्स है, जेनेसिस है। अब वहां पे जाओगे वो लोग रिजर्वेशन डिमांड करेंगे, फिर आप देख रहे हो कर्नाटका में क्या हो रहा है, लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है, महाराष्ट्र में ये देखने को बहुत मिलता है कि जो आउटसाइडर्स बोलते हैं उनको, उनकी तरफ बड़ी हेट होती है। वो इसलिए उसका रीजन ये है कि भाई स्कार्स रिसोर्सेज हैं, भाई महाराष्ट्र कर्नाटक के लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी रिसोर्सेज हैं, हमारे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तुम लोग क्यों आ रहे हो बाहर से, कैसे नो। अब इस वजह से फिर क्या होता है, जो वहां की गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉपुलिस्ट मेजर, क्योंकि उनके लिए तो वोट बैंक है ना अल्टीमेटली पीपल, फिर वो लोग यही सारी स्कीम्स चला देते हैं, तो उससे और ज्यादा एक पोलराइजेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहीं ना कहीं इस चीज को सॉल्व कर सकता है, अगर सोचा जाए तो, कि बंदे को बिहार में बैठ के ही अगर इनकम मिल रही है तो वो क्यों जाएगा, वहीं पर अपना कुछ करेगा। तो ये एक इसका एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था, तो मैंने सोचा दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। यस या नो, अरे बोल दो। चलो बहुत बढ़िया भाई, यस या नो में खाली वाई या एन लिख दिया करो, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने बोलने में यार बड़ा वो लगता है, मुझे एंगेजिंग लगना चाहिए कि मैं बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो। अच्छा जी, अब ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, क्या होता है इसको देखते हैं। एक बात बताओ, इंडिया ऑयल खरीदता है, बाहर से खरीदता है, यस या नो। उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, आपने सोचा है कभी, हम जो हर चीज का एक रेट होता है ना, आप सब्जी खरीदने जाते हो उसका रेट होता है, वो बोलता है जी मंडी में इतना रेट चल रहा है, इसलिए हम इतना आपको पैसे दे रहे हैं। तो जब इंडिया ग्लोबली ऑयल खरीदने जाता है तो कोई तो रेट चलता होगा, वो रेट डिटरमाइन कैसे होता है, उसके दो बेंचमार्क होते हैं, वो दो बेंचमार्क होते हैं, उसी के ऊपर एक न्यूज आई थी। दो बेंचमार्क क्या होते हैं, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई। डब्ल्यूटीआई क्या होता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्या होता है ये। ब्रेंट एक बेसिकली एक ऑयल फील्ड है नॉर्थ सी के पास,
नॉर्थ सी आप देखोगे, ये फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, उसके पास आर्टिक सी के पास, ठीक है, ये यूरोप के पास एक्चुअली। तो ये ब्रेंट एक ऑयल एरिया है, वहां जो ऑयल निकलता है उस पे इसका नाम पड़ा। और WTI टेक्सास यूएसए के अंदर एक जगह है, वहां पे जो ऑयल निकलता है। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्रेंट क्रूड को इंपोर्ट करता है। इंडिया जो क्रूड इंपोर्ट करता है वो वेस्ट एशिया से करता है, इराक, सऊदी अरेबिया, यहां सबसे। पर ओपेक कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो कंट्रीज अपने ऑयल का प्राइस इस ब्रेंट क्रूड के रेट के बेसिस पे डिटरमाइन करती हैं। ये एक बेंचमार्क है जो हिस्टोरिकली यूज होता आ रहा है। और यूएसए जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो अपने ऑयल का प्राइस WTI के ऊपर रखता है, ठीक है जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहां मैंने लिखा है ओरिजिन, आपको पता है नॉर्थ सी के पास, ये सब मैंने बता दिया। इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि जो ब्रेंट होता है वो लाइट होता है, बट नॉट एज लाइट एज WTI। इसकी एपीआई ग्रेविटी क्या होता है, उसका जो बेसिकली आप समझ लो वाटर के कंपैरिजन में वो कितना हैवी है, वो उसकी एपीआई ग्रेविटी होती है। ब्रेंड के अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है WTI से। ये तीन बातें याद रखना, ओरिजिन, लाइट कौन सा होता है, और किसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या रेलेवेंस है। भाई PYQ सॉल्व करोगे ना आज का, आपको एकदम शक्ल पे आके दिखेगा, अबे ये इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बस ऑब्जर्व करना, ध्यान से पढ़ना। सिमिलरली आप देखोगे भाई इसकी प्राइसिंग कैसे होती है, वो ओपेक जो कंट्रीज हैं वो अपने ऑयल की प्राइसिंग ब्रेंड के बेसिस पे करती हैं। इसका ही ऑपोजिट WTI है, बहुत लाइट होता है WTI। अगेन इसका सल्फर कंटेंट भी कम होता है, और प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका यहां पे भी मिलता है, ठीक है जी। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है मेजॉरिटी ब्रेंड के बेसिस पे उसकी प्राइसिंग होती है। समझ आया कि नहीं, यस या नो, कोई कंफ्यूजन। और इसमें इससे ज्यादा घुसना नहीं, क्योंकि आप जब PYQ समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई दो तरीके से ऑयल की प्राइसिंग होती है, एक ब्रेंट होता है, एक WTI होता है। ब्रेंट यूरोप का ऑयल के बेसिस पे नाम पड़ा, जो आपका इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा होगा ब्रेंट के अंदर, और ये लाइट लाइट है पर बहुत ज्यादा नहीं है। WTI में तो बिल्कुल ही कम सल्फर कंटेंट है, बहुत ज्यादा लाइट है, और यूएसए में मिलता है बस। महंगा ये तो यार वेरी करता रहता है ना। इसको इसको जानकर कोई हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमको बस ये समझना है कि दो ऑयल के बेंचमार्क्स होते हैं बस। और अब आप जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक बार PYQ सॉल्व जब करेंगे तब आप देखना कि हमको बस, अगर आपको दिमाग को ना वेस्ट मत करो, अपने बैंडविड्थ को, जितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, समझे। इतने में काम हो जाएगा आपका। वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कोई आपसे बस क्वेश्चन पूछ ले ये किससे रिलेटेड है, आपको मालूम है ना किससे रिलेटेड है, ये तो नहीं लिखा होगा ना ये भाई साहब सिल्वर से रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, राइट, यस या नो। बहुत बढ़िया, चलो। अब इकोनॉमी यही था मेजर न्यूज। अब आपको लग रहा होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स की सारी इंफॉर्मेशन मैंने अलग कर दी है, पूरे टॉपिक के एंड में प्री को अलग से देखेंगे, जो प्री के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अभी पहले जो मेन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं एक साथ उन्हें पढ़ते हैं, राइट। चलो भाई 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर पॉलिटी शुरू करते हैं। 1 मिनट का ब्रेक है। उफ, भाई समझ आ रहा है कुछ, ये तो बता दो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया, लिखते चला करो यार, मेरे को भी मोटिवेशन रहती है। रोज सुबह आपके लिए बैठ जाते हैं रील बनाने कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ाना है। डाउट के लिए आपको पता होगा, ये देखो डिस्क्लेमर मैंने लिख के दिया था, हम लोग एक गूगल फॉर्म देते हैं, जो भी एकेडमिक डाउट है उसमें लिख के दे देना। बाय द मिडिल ऑफ द वीक मैं बिल्कुल डिटेल में आंसर लिख के दूंगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया वैभव। चलो, पॉलिटी के दो बड़े टॉपिक्स हैं, एक तो पार्लियामेंट्री कमिटीज और साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दो ही टॉपिक हैं, इनको ही देखेंगे पहले, ठीक है जी। करें स्टार्ट। चलो, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखो, मैंने आपको बताया था स्टैटिक और करंट अफेयर में फर्क होता है भाई। मैं यहां पर आपको अब पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो फिर तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट्री कमेटी का चैप्टर पढ़ोगे। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने अभी पॉलिटी ही ना पढ़ी हो, तो उनकी रेफरेंस के लिए मैं एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट देता हूं। एक बात बताओ, कभी किसी ने RWA के बारे में पढ़ा है, जो ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, सुना होगा, या फिर आपने स्कूल में देखा हो कि भाई आपके हाउस बनते हैं अलग अलग। जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे हाउस होते थे, नेहरू हाउस है, गांधी हाउस है,
ऐसे हाउस होते हैं, यस या नो? दो एग्जांपल में से किसी ना कोई ना कोई एक तो सुना होगा। अब आप वैसे तो क्या होता है, आप लोग सब स्कूल का तो पार्ट हो ना, सब लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हो, पर आप उस स्पेसिफिक हाउस के भी पार्ट हो। आरडब्ल्यूए क्या होता है, एक सोसाइटी जो होती है, सब सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, पर उसमें से कुछ रेजिडेंट्स आरडब्ल्यूए के हैं जो सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ कुछ सेम। हाँ जी, यूनिफॉर्म डिफरेंट होते हैं, नॉस्टैल्जिक हो गए सब। देखो, अब क्या होता है, इसी तरीके से पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स तो बैठ गए जाके पार्लियामेंट में, लेकिन अब उसमें से क्या होता है, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, कमिटीज बन जाती हैं कि भाई तुम इस काम को और अच्छे से देखोगे। ऐसा क्यों? ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। अब ये पार्लियामेंटेरियन तो सिर्फ 3 बार 3 सेशंस होते हैं ना, काम अच्छे से हो पाए, ठीक है, इसको एक तरीके से डेलीगेट करना, डिसेंट्रलाइज करना, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का जो पर्पस होता है, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज उसको सॉल्व करती हैं। ब्रॉडली जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन सी दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं? पार्लियामेंट्री कमिटीज एक तो हो गई आपकी जो स्टैंडिंग कमिटीज हो गई, मतलब जो परमानेंट कमिटीज हैं। अच्छा, और दूसरी हो गई आपकी एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज क्या होती हैं? जो टेम्पररी किसी पर्पस के लिए बनती हैं और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती हैं। लेट अस से अब ये वक्फ का जो एक्ट है ये काफी डिस्प्यूटेड है, इस पे बड़ा डिबेट है, ये आया। अच्छा जी, अब ये जो आया इसके ऊपर डिस्कशन करना है, लेकिन एक बार डिस्कशन हो गया, वक्फ का जो पूरा ये एक्ट है इसका काम हो गया, फिर उस कमेटी को डिसॉल्व कर देंगे। इसीलिए आप देखोगे एक जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इस पर्पस के लिए। एक बार उस टॉपिक को वो डिस्कस कर लेगी, फिर उसको डिसॉल्व कर देंगे। तो जो एडहॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी कमेटी होती है, कुछ टाइम के लिए बनती है, डिसॉल्व हो जाती है। इसमें भी सेलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी मतलब लोकसभा की ही कमेटी, बस उसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे, या फिर राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी। और जेपीसी जिसमें दोनों के मेंबर साथ में होंगे, बस। इससे ज्यादा अभी मत समझो। अच्छा, स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट कमिटीज होती हैं जो हमेशा हैं। इसके अंदर भी तीन तरह की कमिटीज होती हैं। एक होगी आपकी फाइनेंशियल कमिटीज, ठीक है, जिसके अंदर तीन और होती हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जिसमें से अभी हमको पीएससी के बारे में देखना है। अच्छा, दूसरी हो गई आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जो हर मिनिस्ट्री के लिए होती हैं। अच्छा, और तीसरी अदर, जैसे कि कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, ठीक है, या लाइब्रेरी कमिटी, इस तरह की कमिटीज होती हैं। ये बात समझ आती है? अदर, ये बेसिक ओवरव्यू है। दो तरह की होंगी, स्टैंडिंग एडहॉक, स्टैंडिंग के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल और उसके बाद अदर, और साथ में एडहॉक के अंदर सेलेक्ट या जेपीसी, बस। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। अच्छा, हमें ये समझ आ गया ये कमिटीज बनती क्यों है भैया, क्यों बनाई ये कमिटीज, ताकि काम थोड़ा एफिशिएंटली हो सके, राइट? ये भी बात समझ आती है। अब एक बात बताओ, किसी को, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितने लोगों को पता है। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर एक मिनिस्टर हो सकता है? यस या नो? यस या नो बोल दो। कैन अ मिनिस्टर बी अ पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? देखो, बहुत लोग यस लिख रहे हैं। यही कैच है, ये है प्रीलिम्स वाला मसाला। भाई, मिनिस्टर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पीएससी, राइट? टर्म बताओ कितनी होती है पीएससी की टर्म? कितनी टर्म होती है? अब देखो, 5 लिख रहे हैं, एक, हाँ, 5 6 महीने लिख रहे हैं। भाई, ये है प्रीलिम्स का काम, समझ रहे हो? हाँ जी साई, आप और एक कदम आगे निकल गए कि चेयरमैन, चेयरमैन आप ये बताओ कि इलेक्ट होता है या नॉमिनेट होता है? सॉरी, मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं पीएससी के? भैया, इलेक्ट होते हैं। पता है आपको, जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और वो भी किस तरीके से? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV, समझे? या 7 फ्रॉम राज्यसभा, 15 फ्रॉम लोकसभा। अब ये सारी जो डिटेल्स है ना यार, अब जिसने नहीं पढ़ी ना पॉलिटी, वो परेशान मत होना। ये प्रीलिम्स के लिए आप रटते हो, प्लस अगर मेंस में आपको पेज भरना है तो ये इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी कि आपने छोटा सा डायग्राम, बेसिक्स ऑफ पीएससी लिख दिया, कि अगर जगह नहीं मिल रही लिखनी है ये सारी चीजें। अच्छा, पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है, जो पूरा पार्लियामेंट का वर्क है उसे एफिशिएंटली करना। हर कमेटी का अपना एक काम होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या काम है? अगर आप देखो, गवर्नमेंट जब कोई बिल बनाती है, कोई स्कीम लाती है, यस या नो, तो स्कीम लाने के लिए वो फंड्स मांगती है कि हमें भाई इस स्कीम के अंदर 5,000 करोड़ लगेंगे। अब वो 5,000 करोड़ लगे
कितने हमने उसके लिए निकाले, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कितने हमने यूज करे, ये सब चीजों पे सीएजी जो है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट देते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे, है ना। उसको वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं और पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री कमिटी को देती है, जिसमें कौन सी कमिटी आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये इस कमिटी के पास जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स वो एग्जामिन करते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमिटी ये भी देख, इसका एक काम करो, इसको बेसिक तरीके से देखो। आपको मम्मी ने बोला कि भाई पापा के बटुए में से आपको 500 रुपए निकालने हैं, राइट, और जाकर एक सामान खरीद के लाना है, यस या नो, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, आप गए, आपने 500 रुपए निकाले, आप गए दुकान पे, आपने 400 रुपए का सामान खरीदा, अब वापस आके आपने 100 रुपए वापस डाले, राइट। अब अगर एक दिन घर में कमिटी बन जाए आपकी बड़ी बहन की, बड़े भाई की, मम्मी और पापा की, कि जी एक बात बताओ, बटुए में से कितने पैसे निकले थे, उसको अथॉरिटी किसने दी थी निकालने की, कितने का सामान आया, और वापस जो बचे वो वापस बटुए में गए कि नहीं गए, ये अगर ऐसा घर में काम हो रहा है ना, तो वो एक तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठी हुई है घर में। बस यही है, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, यही काम है। अब इसमें एक बात और समझो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो पीएससी और देखती है, ये तो उसने सारी टेक्निकल चीजें देखनी कि हाँ जी ये था, इतना बोला था खर्चा करने को, इतना करा, बाकी यहां गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये भी देखती है कि क्या सही में ये 500 रुपए खर्च होने चाहिए थे भी कि नहीं। वो विजडम प्रूडेंस, आप ये वर्ड पढ़ोगे, उसको भी एनालाइज करती है कि भाई क्या खर्चा होना भी चाहिए था, जरूरी था, वो भी चेक करती है, उस पर भी अपने कमेंट देती है, राइट। अब जो कमिटी की डिटेल है, प्लीज उसको अपने लक्ष्मीकांत या किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। यस या नो, यस या नो, इट इज अ वॉच डॉग, वॉच डॉग, रेगुलेटर से बेटर वर्ड यश यश है, इट इज अ वॉच डॉग। और सीएजी इसी कमिटी का फ्रेंड होता है, अगर प्रीलिम्स में ऑप्शन दिख जाए तो, समझे। पर देखो, ये तो पीएससी की बात थी, आपको मेंस में आंसर लिखना होगा पीएससी के ऊपर नहीं, मतलब हो सकता है पीएससी पे भी लिखना हो, बट आइडियली पार्लियामेंट्री कमिटी एज अ होल पे क्वेश्चन आएगा। क्या आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो, पार्लियामेंट से पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कमिटी के थ्रू जाती है, अगर ये छोटा सा डायग्राम भी यूज करके बॉक्स बना दिया, भाई साहब यहां मैं बैठा हूं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने, यस या नो, ये कोई नहीं कर रहा होगा, ये आपको करके आना है। अच्छा, ये लाइन देखो जो स्पेशली उठा के लाए हैं, भाई पार्लियामेंट्री कमिटी सर्व एज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड आर ऑफन रेफर्ड एज मिनिएचर, छोटी छोटी पार्लियामेंट्स। इसको लिखना इंट्रोडक्शन में, कोई देखो, अब आप पढ़ने को तो भाई कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, वो फैमिली मैन देखी है किसी ने, किसने वो सीरीज देखी है, उसमें वो एक डायलॉग होता है, वो सुबह उससे बोलता है कि भाई ऑफिस की टाइमिंग क्या है, तो वो बड़े आराम से बोलता है, नहीं जी आने को तो हम 8:30 भी आके बैठ जाएं, है कि नहीं, तो पढ़ने को तो कितना भी पढ़ लो, कोई एंड नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन से ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी पे मेंस में आएगा नहीं, एक आएगा, अगर आया तो। अब भाई एक आंसर लिखने के लिए कितना पढ़ोगे, ये लाइन इंट्रोडक्शन में चेप देना, साथ में ये डायग्राम कहीं फिट कर देना, जगह ना बचे तो यही जो अपनी लक्ष्मीकांत से रट्टे मारे हैं इनको लिखाना, अगर किसी स्पेसिफिक कमेटी पे आए तो उसका फंक्शन लिख देना, जैसे अभी हमने पीएससी को डिस्कस किया, ऐसे ही एस्टिमेट कमेटी और बहुत सारी कमेटी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेजर जो बात है कि भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज एज अ होल के इश्यूज क्या हैं, देखो क्या है, फ्यू बिल्स आर रेफर्ड, लॉन्गर टेन्योर इनका होना चाहिए, भाई देखो, लैक ऑफ रिसर्च, मतलब ये पार्लियामेंटेरियंस को ढेले की तो अकल नहीं, ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स भी जनरलिस्ट हैं, भाई स्पेशलिस्ट को लाओ ना, अगर आप वक्फ पे या फिर कोई इन्वायरमेंट, अच्छा एग्जांपल है इन्वायरमेंट लॉ पे अगर डिस्कशन हो रहा है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट को भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट बनाओ, उनसे भी डिस्कशन करो, यस या नो। अच्छा, अटेंडेंस, ये लोग इसका भी इन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन इश्यूज हैं, आपको समझ आएंगे कि बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं, और भाई अगर उनको अच्छे से काम करवाना है तो ये कुछ सजेशंस हैं, इनसे ज्यादा पांच पांच भी याद रह गए ना, काम हो जाएगा आपका, यही मेंस में लिख के आना है, इससे आगे कुछ नहीं लाना। ये अतीश माधुर सर ने के नोट्स में से मैंने लिया है, तो मैं उनका भी यहाँ पे रेफरेंस अटैच कर रहा हूं। बाकी अगर आपको कमिटीज के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना है ना, ये जो बॉक्स है ना, इसको जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप यहां से सीधा पहुंच जाओगे कहां पे, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी, यहां पे एक लिंक एम्बेडेड है, इसको आप जब खोलोगे तो आप सीधा पहुंचोगे लोकसभा की वेबसाइट पे, वहां पर जाके उन्होंने एक 14 पेज का डॉक्यूमेंट दे रखा है, उसको पढ़ना, ये आपके लिए बिल्कुल बढ़िया सोर्स है, ठीक, वो डॉक्यूमेंट मैं अलग से भी अटैच करवा दूंगा।
इंस्टेड ऑफ रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम हेयर, ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है जी। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को विजिट करते रहा करो, बहुत बढ़िया रहेगा। बात समझ आई पीएससी की? कोई मुझे बताएगा पीएससी कौन से एक्ट पे बेस्ड है गवर्नमेंट के? एक हिस्ट्री में हम एक एक्ट पढ़ते हैं, चलो बता देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप ये बताओ कि ये जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, ये कौन लाया था? कौन से रिफॉर्म्स थे ये? एमसी रिफॉर्म्स थे, एमसी। देखो किसी ने मोरले मिंटो लिख दिया। बिल्कुल, मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड। नेहरू? अरे भाई आर्यन भाई क्या हो गया? नेहरू जी कहां से ले आए इसको? नेहरू जी नहीं लाए थे। बिल्कुल सही है भाई, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। वैसे क्वेश्चन तो आने बंद हो गए हैं उससे, पता नहीं यूपीएससी को क्या बचा पड़ा है भाई, पूछ ही नहीं रहे। अभी कुछ दिन बाद इनको कुछ ना कुछ होगा, एक दिन 15 क्वेश्चन डाल देंगे प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के। लो जी, वो है ना एक वो ऑमलेट बनाते हुए रील आती है, ये ले भाई लो 15 क्वेश्चन आ गए सीधा। हो गया काम तमाम। कुछ नहीं कह सकते, पर ठीक है सब डूबेंगे, कोई एक तो ना डूबेगा फिर। चलो जी बहुत बढ़िया। बाकी देखो भाई, ये सेंसस पे एक छोटा सा रिकमेंडेशन आई थी, सेंसस का फ्रेमवर्क दे रखा है, उसी में ऐड कर देना, छोटी सी रिकमेंडेशन थी, कुछ ज्यादा नहीं है। तहल का ऑमलेट, बिल्कुल ये अल्लाह बहुत बढ़िया, तहल का प्रीलिम्स अच्छा आ जाओ, वापस आ जाओ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आ जाओ। हाँ जी, ये देखो ये गणेश पूजा भैया ज्यादा भारी पड़ गई, ये कलेश ही मच गया। मैं तो सोच ही रहा था, मैंने दिल पकड़ लिया था अपना, मैंने कहा ले भैया अब पूरे पूरे हफ्ते पढ़ते रहो जुडिशरी पे एडिटोरियल, इनको अब रुकना नहीं है। वही मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बिल्कुल ही अब पागल हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई प्राइम मिनिस्टर क्या पहुंच गए इनके घर। देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको मेंस में क्या याद रखना है, अब दुनिया भर के न्यूज आती है, कुछ नहीं करना आपने। पहली बात, क्यों चाहिए भाई, क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी, क्या अचार डालेगी क्या? नहीं, ये करेगी। तो उनका जो रोल है जुडिशरी का, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो अपने रोल को अच्छे से कर पाएगी, बस सिंपल। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी अपहोल्ड होगी, डेमोक्रेटिक राइट्स, क्योंकि गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? सुप्रीम कोर्ट है ना, जुडिशरी है, तो भाई हम लोगों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा। फेडरलिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तो फेडरलिज्म का कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर हो पाएगा अच्छे से। चलो, यहीं पे एक सवाल, कौन सा डीपीएसपी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर डिफरेंस, सेपरेशन को वो कहता है कि भाई हाँ होनी चाहिए, देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच डीपीएसपी नंबर बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 51 नहीं भाई, 50 है, 50। बहुत बढ़िया, सही। अच्छा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया हुआ है? बिल्कुल करा हुआ है। कैसे करा हुआ है? ये पढ़ोगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? देखो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? भैया जुडिशरी खुद ही अपॉइंट करती है अपने आप को, कलीजियम सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंस दे रखी है, बस। अपॉइंटमेंट के अंदर इंडिपेंडेंस है। सैलरी और अलाउंस क्या चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द टेन्योर? नहीं हो सकती। कहां चार्ज होता है या नहीं? बताओ, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना, कंसोलिडेटेड फंड से तो होता है, बट चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि उसमें डिबेट होगा। अच्छा, आर्टिकल 121 एंड 211 बहुत बढ़िया, जजेस का कंडक्ट जो लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वो डिस्कस नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर अ मोशन, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक प्रोविजन है जिससे इंडिपेंडेंस इंश्योर हो रही है। क्या जुडिशरी पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट के लिए? क्या भाई ये क्या है, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट? अच्छा, एक स्टेटमेंट बोलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ट्रू और फॉल्स? बोलो बोलो। फॉल्स, बहुत बड़े यार, बड़े इंटेलिजेंट बैठे हो यार तुम सब लोग तो, सब सारे आंसर एकदम खटाखट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस तो दे दी, जरूरी थी, दे भी दी, पर क्या रियली इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट? यही फ्लो नहीं होगा आपके मेंस में आंसर लिखने का? बोल दो। अब इंट्रोडक्शन में कोई जुडिशरी के ऊपर बढ़िया सा आर्टिकल चेप देना, कोई अच्छा सा कोड डाल देना इंट्रोडक्शन में कि भाई हाँ जुडिशरी इज फंडामेंटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ये और वो सब, ठीक है चमका देना। उसके बाद यही, व्हाई डू वी नीड, हाउ हाउ इज इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड, और इज इट रियली
इज द जुडिशरी रियली इंडिपेंडेंट, ऐसे बढ़िया सी कैची सी हेडिंग दे देना। अब देखो दो बड़े इश्यूज हैं, पोस्ट रिटायरमेंट एम्बिशंस। किसी को याद है जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी थी, राम मंदिर की जजमेंट भी उन्होंने दी थी, और उसके बाद वो राज्यसभा के वो बन गए थे एमपी। यस या नो? अब भाई ये इशू है कि नहीं है? पोस्ट रिटायरमेंट उनको इस तरह का प्रोफेशन, इस तरह का बेनिफिट अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस अंडरमाइन होगी कि नहीं होगी? बोल दो। होगी। तो भाई देखो यही प्रॉब्लम थी पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर। ये पहला इशू है। दूसरा, कोलिजियम सिस्टम, खुद ही बैठे हुए हैं, बताते हैं नहीं कि भैया हम खुद ही बैठे हैं, हम अपने अपॉइंट कर लेंगे, तुम मत बोलो। कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं बताना। कौन जो ये आपका कलीजियम सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, आपको मालूम है? अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतनी बात लिखी है कि भाई कंसल्टेशन से आप कर लो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कंसल्ट करके। अब उस कंसल्टेशन का नेचर क्या है ये इन्होंने खुद ही बना रखा है। इसीलिए गवर्नमेंट वो ले आई थी एनजैक। याद है एनजैक का इशू चलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वो इन लोगों ने कह दिया भाई ये तो वॉइड है, ये नहीं, हम नहीं कर रहे, हम नहीं सुनते। हाँ, ये इशू यहां से निकल के आता है। तो फ्रेमवर्क ये है, इसके अंदर और इशू हो सकते हैं, बिल्कुल 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो, इससे बढ़िया अगर वे फॉरवर्ड कोई लिखवा देना, भैया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आंख ऐसे बंद करके इसको लिखाना, आपकी एआरसी, लोकसभा के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कमीशन, ये सब रिकमेंडेशन लिख दी है एज इट इज, उठाना, लिख के आ जाना, और ऐसा हाथ जोड़ाना, लो भैया हो गया, बस। कुछ भी आ जाए, ठीक है। लिख के आओगे, नहीं लिख के आओगे? अब देखते हैं आपके मेंस पे कैसे नंबर नहीं आते भाई। प्रीलिम्स निकालो रट्टे मार मार के, उसके बाद ये सब बना पड़ा है भैया। इसको आराम से लिख के आओगे, साथ में ये लिख देना कि 16 पेज डॉक्यूमेंट जुडिशियल वैल्यूज जो बना था भैया, इसको फॉलो करो, इसको रिस्पेक्ट करो, बस। ये सब मत करो। और करना भी है तो भाई फिर भाई तो सब्जेक्टिव है यार, क्यों कोई कहेगा करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं करना चाहिए। अब आप एज अ ब्यूरोक्रेट, आपका अप्रोच बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। हमको बात करनी है इंडिपेंडेंस पे, हमको इस सब पे बात नहीं करनी, ये पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। पॉलिटी में ये दो बड़े इशू थे, दोनों कवर हो गए, और आई होप कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गए होंगे। अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, जुडिशरी पढ़ोगे आपको तुरंत लगेगा भाई ये मजा आ गया। अब ये होती है इंटीग्रेशन, जब जुडिशरी पढ़ोगे, जब पार्लियामेंट्री कमेटी पढ़ोगे, करंट अफेयर साथ में लिंक करोगे, हो गया, बन गया तेल का ऑमलेट। उसको दे आना, सर्व कराना भाई, मेंस के अंदर नंबर ही नंबर आएंगे। चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब सोशल इश्यूज पे आ जाओ, आ जाओ। बिल्कुल। चलो, सारे अब देखो मीम मीमर बन गए हैं। यार मीम वीम देखा करो यार, ये दिमाग थोड़ा शांत रहता है। अरे बोर तो नहीं हो रहे? 1 घंटा हो गया है देखो, किसी वैसी क्लास में बैठ के तो दिमाग खराब हो जाए। पेस स्पीड सब ठीक है? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। यार मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है धीरे धीरे आपको पढ़ाने में। इस तरीके से मेरी खुद की नॉलेज बड़ी इंप्रूव होती है, मेरे को पढ़ने का शौक भी है न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स को। आपको पढ़ाता हूँ, मेरा भी काम हो जाता है। कमेंट्री? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, क्यों? याद है ये कमेंट्री किसी को? कौन सी कमेंट्री थी ये? क्रिकेट भी देखते हो कि नहीं देखते? सही भाई, सही, सही सही सही। सूर्य कुमार यादव का कैच, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा जी देखो, आ जाओ वापस। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे लिख के दे दिया है। एजुकेशन के ऊपर बेनिफिट्स ऑफ एनईपी जो हैं, ये मुझे एक बढ़िया सा डायग्राम मिल गया था भैया, इसको एजुकेशन सेक्टर में कहीं पर भी यूज कर देना। अगर कोई पूछ ले एजुकेशन सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, बस। क्या होना चाहिए भैया? देख लो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की, पूरी इमोशनल। ये नहीं कि भाई हमारी कहां से हुई होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिमाग तो वो चाइना के बच्चे भैया, मैं देख रहा था कोई ऐसी रील दिख रही थी मेरे को, बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या रीलें चलती हैं बच्चों की भी, है ना? तो जी, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उसके बाद स्किल, मतलब एआई वगैरह सिखाओ, कोडिंग वगैरह सिखाओ, स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। हमारे जो करिकुलम है उसमें वो होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब किसी को कॉमर्स पढ़नी है तो कॉमर्स ही पढ़ेगा तू, ये नहीं अरे भाई मेरा मन है मैं अकाउंट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, और साथ में भैया पॉलिटिकल साइंस, मेरे को क्योंकि अपना यूपीएससी का ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। अब मैं तो ये बना दूंगा, मैं अपना कॉम्बिनेशन बनाऊं ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, है ना? अब देखो हम जो ये पढ़ाई क्लास ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से तो कर पा रहे हैं, वरना कहाँ होती। उसके बाद देखो,
एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है ये भाई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, ये होनी चाहिए भाई, एक्सपीरियंस कराओ लोगों को, जा जाके रियल टाइम। मतलब आप बच्चे को इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हो, जू लेके चले जाओ, ठीक है, जाके दिखाओ वहां पर, इन्वायरमेंटल नेचर टूर्स करवाओ, ठीक है, ये सब कराओ, तो थोड़ी लर्निंग और ज्यादा अच्छी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एजुकेशन के अंदर, कोई भी क्वेश्चन है यूज करना। अच्छा, ये तो एक बात थी। अब भाई आ जाओ हेल्थ केयर के ऊपर, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15-20 मिनट शायद लगेंगे, लेकिन भैया सुनो, हेल्थ केयर के ऊपर अगर फिर कुछ पढ़ने बैठ गए तो फिर नालायक हो गए। इससे ज्यादा हेल्थ केयर पे कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन भी अगर मेंस में आ गए, पूरा काम आज ही हो जाएगा। देखो, हेल्थ केयर, सबसे पहले आपको कोविड ना हो, आपको हमने वैक्सीन लगा दी। आपको डेंगू ना हो, घर के बाहर पानी इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। आपको टाइफाइड ना हो, साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपके घर में भेजेंगे। ये सब क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आपको बीमारी हो ही ना, समझे, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन रखो, आपको प्रॉब्लम ही ना हो, इसको क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। बताइए, जूम करना है, ओके सॉरी, बताओ भाई, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर समझ आया। आपके तीन बड़े इश्यूज हैं, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन। अब इसकी डिटेल प्रिपेयर, आपको समझ आ गया ना ये किस बड़े टॉपिक का पार्ट है, कहां फिट करना है, दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले तो बीमारी होने ही नहीं देनी भाई, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, बिल्कुल साफ पानी, सब कुछ साफ, बढ़िया खाना। अब एक बात बताओ, आपने न्यूज़पेपर में किसने पूछा था मेरे से अभी स्टार्टिंग में कि भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है न्यूज में, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आई, फूड फोर्टिफिकेशन कर रही है इंडिया। आपको लगा अबे यार एक और टॉपिक आ गया, क्यों फूड फोर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, ताकि न्यूट्रिशन आ सके ना, और न्यूट्रिशन आएगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एंड देन हेल्थ केयर इन इंडिया। हो गया, लिंक हुआ। एक बड़े टॉपिक का एक छोटा छोटा सब सेक्शंस होते हैं, उसी के अंदर सारे इश्यूज खुल रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, तीन इंपॉर्टेंट इसके पिलर्स होते हैं, राइट। अब कोई बात नहीं, आप नहीं माने, हो गए बीमार, काट लिया भाई मच्छर ने, हो गया भाई कोविड, नहीं माने आप। अब देखो, अब ठीक कराने जाओगे तो क्या हुआ, क्यूरेटिव हेल्थ केयर आपको ठीक करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, यस या नो। क्यूरेटिव हेल्थ केयर समझ आता है, बिल्कुल समझ आता है। क्यूरेटिव हेल्थ केयर के अंदर आर्किटेक्चर क्या है इसका, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। भाई कोविड हो गया, जुकाम खांसी हो गया, आप प्राइमरी हेल्थ केयर अपने आजू बाजू की जो डिस्पेंसरी है वहां चले गए, प्राइमरी, इसके हाल वैसे बहुत बुरे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पे गए या फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पे गए, बिल्कुल मैक्स वगैरह जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां चले गए। तो जो वो है एक तरीके से लेवल बढ़ रहे हैं, वो है ना, लेवल सबके निकलेंगे, ये वही लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ज्यादा बीमार पड़ गए तो सारे निकल जाएंगे लेवल, ठीक है। अब कीमोथेरेपी करानी है तो प्राइमरी हेल्थ से डिस्पेंसरी में थोड़ी ना होगी, वो तो भैया टर्शरी सेक्टर में होगी ना, बड़े हॉस्पिटल में होगी, यस या नो। अच्छा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन आर। अब इसमें एक नई फील्ड निकल के आई है, वो है टेलीमेडिसिन, सुना होगा आपने, फोन पे हेलो भाई मेरे को ये बीमारी हो गई है, वीडियो कॉल करके थोड़ा डिस्कस कर लो डॉक्टर, टेलीमेडिसिन, ये इसका इमर्जिंग फील्ड है, यस या नो। इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, डिजिटल डिवाइड है कंट्री में, कहां से करोगे भाई टेलीमेडिसिन, ठीक है। तो ये है, ये आर्किटेक्चर है, यस या नो समझ आता होगा। अब टेलीमेडिसिन पे कुछ आ जाए, आपको पता है ये किसका पार्ट है, इस सारे के सारे क्यूरेटिव हेल्थ केयर के। अभी हम प्रिवेंटिव की बात नहीं करी, अब हमारा पूरा फोकस क्यूरेटिव पे आ चुका है। क्या चैलेंजेस है, पुअर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा ही होगा, प्राइमरी हेल्थ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल और खास करके डिस्पेंसरी, भाई चले जाओ, इंसान जाके बीमार पड़ जाए, घर से ना गया हो बीमार होके, वहां जाके ज्यादा हो जाएगा, ये तो हाल है। लो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, डॉक्टर कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, भाई ये प्रॉब्लम है सेकेंडरी और टर्शरी की, जाओगे लुट जाओगे। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो भाई हो गया फिर तो काम, ठीक है। अच्छा, भाई मोहल्ला क्लिनिक स्कीम को अब डिस्कस करके आपको क्या क्या करना है, आपको भाई दिल्ली सरकार में लगना है क्या। मोहल्ला क्लिनिक अगेन कहां का पार्ट हुआ, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया ना, बस एग्जांपल है, हो गया काम खत्म, समझे। लैक ऑफ फंडिंग, अच्छा यहाँ अच्छी डिस्पेंसरी है, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, लकी हो आप, अच्छी डिस्पेंसरी है तो, ठीक है। अच्छा, फिर देखो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, जो रूरल सेक्टर में होगी, अर्बन सेक्टर में तो फर्क होगा ना, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। फिर ये देखो, ये है भाई असली कारनामा, तो सेल्फ डायग्नोसिस, गूगल पे जाकर
देखना और खुद ही जाके अपने नीचे केमिस्ट से कहना भैया ला दो। हाँ, एक हमें जरा गले में दर्द है, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, इससे हो रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्यूरेटिव हेल्थ केयर का। खुद ही लगे पड़े हैं, हम ही कर लेंगे। हमें सब पता है, मैं हूं वो है ना मीम अगेन, मुझे सब आता है, वही है ये। ठीक है जी, समझ आता है। अब देखो सोल्यूशंस क्या है इसके। अब अगर आपने भसड़ मचा रखी है तो सोल्यूशन क्या है भैया? नेशनल हेल्थ मिशन चला रखा है आपने, इसमें आप रूरल अर्बन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ओ भाई पीछे ट्रक पे लेके चल रहे हो हॉस्पिटल को एक तरीके से। फिर आयुष्मान भारत स्कीम, भाई आयुष्मान भारत स्कीम में क्या है? आयुष्मान भारत स्कीम में यही है कि देखो, ये जो लिख रहे हैं ना अरे नपुनी भगवान है, ये भैया उसके बाद एंटीबायोटिक खा के चांद पे पहुंचेगा सीधा बंदा, वो भी डायलॉग है ना। तो इसलिए खुद मत खाना, डॉक्टर के साथ ही, डॉक्टर विदाउट डिग्री, वेरी ट्रू। अब इस पे अभी बात करेंगे पीयूष हम, ये किसका पार्ट है, ये आगे मेडिकल एजुकेशन का पार्ट आएगा। देखो, अभी देखो आयुष्मान भारत स्कीम, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मतलब ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं इनको बनाओ। एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे दिया बहुत सारी फैमिलीज को 5 लाख रुपए का। अब समझ आया? इसी को एक्सटेंड कराया रिसेंटली फॉर ऑल सीनियर सिटीजन ओवर द एज ऑफ 70। समझे कहां का पार्ट था ये? ओके। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब थोड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, एप्स वगैरह बना दो। अगर आपको पता है, मैंने इसलिए फोन में ना ऐप डाउनलोड भी करी थी, अगर आप देखोगे एक आभा करके ऐप है, आभा। अगर आप इस ऐप को खोलोगे ना, आभा, ये ऐप खुल जाएगी, ये इसमें तो शायद दिखेगी नहीं, आप गूगल स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाके देखोगे आभा ऐप, वो इसी की है। तो गवर्नमेंट ने ना एप्स बना रखी है, हमें मालूम नहीं है, बस ये दिक्कत है। ओके, बात समझ आती है, बिल्कुल समझ आती है। ठीक है जी, आगे देखो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत हम एम्स बनाते हैं, हम इंप्रूव करते हैं, इसका फोकस टर्शियरी हेल्थ केयर पे होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बने। तो ये 3 मेजर स्कीम्स हैं एज फार एज क्यूरेटिव हेल्थ केयर इज कंसर्न। अब वैक्सीनेशन वगैरह वाली स्कीम यहां आएंगी। क्यूरेटिव हेल्थ केयर एक डायमेंशन हो गई हेल्थ केयर की, प्रिवेंटिव एक हो गई। यस या नो बता दो, इतना समझ आया? अब आगे चलते हैं, आगे आ गया डिजीज बर्डन ऑफ इंडिया। भैया डिजीज बर्डन ऑफ इंडिया में क्या हो गया? डिजीज बर्डन में ये हो गया, अलग अलग तरह के डिजीज भी तो जा रहे हैं ना इंडिया के अंदर, बहुत फैल रहे हैं, उनको ट्रीट करना। अब वो एक अलग डिमेंशन बना ली। इसमें जो मेन फोकस है, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया, इसके ऊपर इस वीक आर्टिकल आया था, मैंने नोट्स भी दिए हुए हैं, यहां पर भी आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मॉस्किटो बेस्ड। फिर हाँ जी, पोलियो लिखा तो है, ये आर्यन पोलियो। फिर देखो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोविड, जीका, मॉन्की पॉक्स। मॉन्की पॉक्स आया था नहीं आया था? इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर की रिलेट कर पा रहे हो? कहां कहां फिट हो रही है? लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, अब ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब डिजीज बर्डन है। अच्छा, एक नई डायमेंशन ऐड होती है, एआई इन हेल्थ केयर, ये भी इस हफ्ते न्यूज में थी, अभी इसको डिटेल में देखेंगे इसलिए मार्क कर रखी है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव मटर्नल नियोनेटल चाइल्ड, ये वाला अलग एक डिमेंशन है जिसपे मटीरियल वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और बहुत सारी चीजें आती हैं। यस या नो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? ये एक डिमेंशन है। मेंटल हेल्थ एक और डिमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिमेंशन है। यस या नो? अच्छा, अब जब नोट्स मिले यहां पर एक ऐड कर देना, आई थिंक मेरे से यहां पे मिस हो गई। एक और डिमेंशन क्या है जी? एक और डिमेंशन है मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो सब जो चीजें हैं, कि भाई उसमें क्या इशू है, वो भी एक पार्ट है हेल्थ केयर का ही, कि मेडिकल एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, अगर उस पर डिस्कशन बनता है तो। राइट, इसको ऐड कर लेना। अब बताओ, हेल्थ केयर के अंदर इससे बाहर कुछ है क्या? या तो अपने आप में एक डिमेंशन उठा के आ जाएगी कि एआई ने हेल्थ केयर पे ही क्वेश्चन आ गया पूरा, या फिर एक ओवरऑल हेल्थ केयर पे क्वेश्चन आएगा। तो इतना सारा आपके पास ये जो माल है भैया, इसको यूज करके बना दोगे आंसर 150 वर्ड का, 250 वर्ड का, बस फिर क्या दिक्कत है? मौज करो। यही देखो, आयुष्मान भारत स्कीम एक्सटेंड हुई, ये आ गई। अच्छा, उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस करे, भाई ये प्रॉब्लम है। अब ये स्कीम तो ला दी, पर वही जो हमने डिस्कस किया, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बेकार है आपका, सेकेंडरी टर्शरी बस फोकस्ड है, आउट पेशेंट केयर। अब ये जो स्कीम है, इंश्योरेंस का जो ये पैसे होते हैं, ये आउट पेशेंट केयर, मतलब आप बस गए ओपीडी में दिखा के वापस आ गए तो नहीं काम करेगा, अगर आप रात को रुकोगे हॉस्पिटल में तो ही काम करेगा। डायग्नोस्टिक जो आपके ये टेस्ट वगैरह होंगे इस पर नहीं एप्लीकेबल होगा, मेडिसिन का खर्चा इस पे नहीं होगा। ठीक है, अब मेडिसिन के, अब ये देखो, सोचा करो,
आपको याद है जेनरिक मेडिसिन पे बात होती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई चाहे जन आरोग्य केंद्र, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टर्म है कि जेनरिक मेडिसिन दे दो ताकि ये खर्चा कम हो जाए। यस या नो? समझ आई बात? ये बात थी पूरी। ये एक डिस्कशन और आया था। अब आप इस छोटे से एडिटोरियल को समझने में आपको 5 मिनट नहीं लगने, 5 मिनट क्या 2 मिनट नहीं लगने। यूं या जन औषधि केंद्र, सो सॉरी, जन औषधि केंद्र, बस ये हो गया भैया, इसको पढ़ लो। फिर देखो आगे, एआई इन हेल्थ केयर। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही, वो कहते हैं ना भाई क्या ही चीज है ये, बिल्कुल बवाल आइटम है। इस पे पूछेंगे ना अगर क्वेश्चन, तो आप मुझे याद करोगे। मेरे को तो बड़ा दिल से लगता है ये पूछेंगे कि भाई ये एआई फेवरेट है इनका, हेल्थ केयर फेवरेट है, लो जी मिला दो, दोनों को मिलाकर बना दो क्वेश्चन। ये पूछेंगे और आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आप लोगों ने एक बार तो मेरे को सोच के भाई मुस्कुरा देना है और ये लिखाना है। ये रहा इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि भाई बढ़िया सा एक प्यारी सी लाइन, ये रे बेनिफिट, कि भाई क्या बेनिफिट होंगे, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आप खुद पढ़ोगे, मैंने समझाया भी था रील में, सिंपल चीजें हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं है। चैलेंजेस वही प्रिवेसी का इशू और ये सारी ट्रांसपेरेंसी का इशू, एआई का पागल हो गया, एआई खुद ही कुछ भी रेकमेंड करने लग गया, हो गया, ठीक है। अब देखो बेनिफिट चैलेंजेस हो गया और ये रहा इसका एक वे फॉरवर्ड, बस, कि भाई इसको रोबस्ट सिस्टम्स बनाओ, अपने बाकी मेजर्स प्रिवेसी वगैरह वाले इंटैक्ट रखो और मेडिकल एथिक्स को फॉलो करो, बस ये बना के आना। मैं बता रहा हूं इतना भी नहीं लिख पाएगा कोई वहां पे, अगर पढ़ के नहीं आया है तो, प्रिडिक्ट करके नहीं आया है तो। ठीक है जी, यस या नो? यस या नो लिख दो, लिख दोगे अब आंसर? इसकी शक्ल याद रखोगे डॉक्टर की, ये देखो एआई डॉक्टर है ये। और इस तरह के मैं जो ये इमेजेस डालता हूं ना, इसलिए डालता हूं ताकि आपके माइंड में ना वो फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट हो जाए। बोल दो, हेल्थ केयर समझ आया? चलो, अब हेल्थ केयर के अंदर एक छोटा सा ये टॉपिक और था, ठीक है, मतलब इसका मैंने, मेरे को पर्सनली लगता है कि मैंने ये ओवर एक्सप्लेन कर दिया, इतना जरूरी नहीं है बट ये बेसिकली ड्रग्स को लेके है कि भाई ड्रग्स को लेके जो आपकी दवाइयां होती है ना, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जो ड्रग्स कंट्रोलर देता है कि भाई किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनकी बाकी जो अदर मेडिसिन है, ये जो नाम है उनमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ये सारी बेसिक बातें हैं। आई वुड लीव दिस टू यू, क्योंकि ये इतना कोई खतरनाक नहीं है, बेसिक बातें हैं, आप समझ सकोगे कि भाई अगर एक दवाई है, उसका सिमिलर ब्रांड नेम की बहुत दवाइयां मिल रही हैं, आप लेने गए सर दर्द की दवाई, मिल गई आपको पेट दर्द की, हो गया काम, ठीक है। उसके बाद भाई यही कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आपको एक्सपायर, क्योंकि मेडिसिन को भी एक राइट टेम्परेचर राइट इन्वायरमेंट रखना चाहिए ना, खराब हो जाएंगी, तो उस तरीके से स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, बात यह कि ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो इसको लेके रिफॉर्म करने चाहिए, तो ये सारी बात है, बस सिंपल सा ये टॉपिक है, थोड़ा ओवर एक्सप्लेन है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर एक बार रीड कर लेना अपने एंड पे। चलो आगे चलते हैं आईआर पे। बताओ हेल्थ सेक्टर समझ आ गया? हेल्थ सेक्टर में अब जो, मेरा पर्पस ये नहीं है कि आज आप हेल्थ सेक्टर को नोट्स बनवा दूं। अब पूरे साल हेल्थ केयर पे न्यूज अगर आ गई और आप रिलेट ना कर पाए तो भाई मेरा नाम बदल देना, बताओ पढ़ पाओगे? हेल्थ केयर को लेके सारी न्यूज पढ़ पाओगे, यस या नो? बस यही चाहिए मेरे को। आपका न्यूज़पेपर रीडिंग अब हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, पढ़नी है न्यूज और फटाफट खटाखट रिलेट करनी है अपने पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के साथ। चलो, आईआर में ज्यादा कुछ नहीं था, अगेन एक ही बड़ा इशू है, ये तो छोटा सा इशू है भाई, इंडिया की जो एशियान की तरफ स्ट्रैटेजी है वो कैसे चेंज हुई, पहले लुक ईस्ट थी, फिर एक्ट ईस्ट हो गई। अब अगर आप ध्यान देखो दोगे न्यूज़पेपर में, आप पढ़ भी रहे होगे, अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग को आपको इंप्रूव करना। डोंट यू थिंक कि धीरे धीरे हम वो बबल को बढ़ाते जा रहे हैं? पहले तो था भाई बस देख लो ईस्ट की तरफ, हाँ भाई बैठे हो बहुत बढ़िया, राम राम जय श्याम, बस हो गया। उसके बाद कुछ करो भाई, बातें करो। आपने ये सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ट्रेड अच्छा करना शुरू कर दिया, आपस में इधर उधर घूमने शुरू कर दिया, एक्ट ईस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्थ ईस्ट सिक्योर करना है अपना। अब गेम और बड़ा हो गया है, अब गेम में पूरा पैसिफिक ही आ गया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएस का जो पूरा का पूरा वेस्ट कोस्ट है वहां तक। अब आपने ये बिल्कुल बढ़ा दी है स्ट्रेटेजी अपनी। इसमें क्या हो रहा है आप देखो, एशियान इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एशियान में आपको याद हुआ होगा, आसियान के अंदर आरसेप एक अग्रीमेंट था, ये था, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट लास्ट मोमेंट में मना कर दिया था। इसका बैकग्राउंड है, इसको अब मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार पढ़ लेना। पर एशियान के साथ हम एक ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे थे, वो फेल हो गई थी। साउथ चाइना सी के अंदर पूरी कलेश है, आपको मालूम है, चाइना वहां पे इनकी जान को आफत बनाए बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये आसियान नेशन है तो भाई वही,
अपने भाई जो हमारे एनिमी का एनिमी हमारा फ्रेंड। फिर क्वाड, क्वाड पूरा यहाँ पे चल रहा है। हम अपना इस पे मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैरीटाइम कॉपरेशन तो कर ही रहे हैं। आप देखो कितनी सारी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कितना एंगेज कर रहे हैं, यूएस के साथ एंगेज कर रहे हैं, यस या नो। और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, पैसिफिक, ये आपको अक्सर दिखेगा आप टर्म। तो ये आप समझना ये कहां से आ रहा है। ये वो लुक ईस्ट पॉलिसी अब इवॉल्व होके पूरा का पूरा ये बन गई है, क्या कहते हैं, पैसिफिक पे फोकस आ गया है, राइट। और इसीलिए चाइना को बड़ी वो है भाई, दिक्कत है। इसलिए वो साउथ चाइना सी में और अग्रेसिव हो गया है, क्योंकि उसे दिख रहा है ये लोग कोऑर्ड कर रहे हैं भाई। ये लोग अब ये पैसिफिक, ये उनको उनको सुनाई मतलब उनको हो रहा है भाई क्यों बोल रहे हो ये पैसिफिक, हमें नहीं सुनना, हमारा है साउथ चाइना सी पूरा हमारा है। वो बौखला रहे हैं, ताइवान को हम उठा लेंगे, ये हांगकांग में इस तैसी कर रखी है। वो इसलिए बिचल रहे हैं एक तरीके से, उसका लिंक यही है, समझे। बस इंडिया भाई अच्छा गेम खेल रहा है वो पूरा इस तरीके से। बाकी भाई आसियान की जो कंट्रीज है, नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, रट लेना। कोई ऑप्शन नहीं है, रटना ही पड़ेगा, कभी भी पूछ लेंगे। कोई यूपीएससी का भाई कोई दीन ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इनको पढ़ लेना, साउथ चाइना सी में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। भाई मैरीटाइम एक्सरसाइजेस का प्रथमेश ये फायदा होता है, आपने सुना होगा इंटर ऑपरेटेबिलिटी, आपने टर्म सुनी है। एक तो क्या होता है, आपकी इंटर ऑपरेटेबिलिटी इंप्रूव होती है। कल को अगर चाइना के साथ मैरीटाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या यूएस मिलिट्री और इंडिया की मिलिट्री आपस में खुद मिलकर उस फ्रंट को संभाल पाए, यही नहीं पता। हमको पता ही नहीं है कि हम आपस में बात क्या करते हैं। और बिल्कुल बेसिक टर्म समझो, यूएस मिलिट्री में अगर ये ऐसा है, ऐसे हाथ दिखाने का साइन होता है मिसाइल को लॉन्च करना, और इंडिया ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब कि मिसाइल को क्या कहते हैं, रोकना। आपस में ये लड़ने गए, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, पता ही नहीं। ये मतलब ये ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपस में जब एक्सरसाइज करते हैं तो मोटिव ये होता है कि हमको एक दूसरे के तौर तरीके समझ आ जाए, हम आपस में मिलकर लड़ सकें, राइट। तो ये एक फायदा होता है। उसके ऊपर भाई इसके और ज्यादा बेनिफिट यही होते हैं कि इस आप मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो, ये एक डिप्लोमेसी का यही पार्ट होता है कि इसके बैकग्राउंड में आप और 36 तरह की डिस्कशंस करते हो, आपको उनकी टेक्नोलॉजी बेटर समझ आती है, राइट। आपका ये एक सिग्नलिंग का काम करता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ देखो, देखो ग्लोबल मैसेज की ये भाई है अपना, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा भैया, ये कलेश, ये यूएन ना हो गया, जान को आफत हो गया। यूनाइटेड नेशंस ने भी दुख दे रखा है, किसी काम का है नहीं है। यही तो बोलते हैं न्यूज़पेपर वाले, हर दूसरे दिन आपको एडिटोरियल मिल जाएगा, यूएन में प्रॉब्लम है, यूएनएससी खराब है, रिफॉर्म करना चाहिए। हमारे भाई एस जयशंकर जब भी जाके कोई बात बोलते हैं ना, इनकी बात को तो मैं हमेशा नोट करता हूं, इतना बढ़िया ये, ऐसा लगता है कि यूपीएससी वालों के लिए आंसर राइटिंग करवा रहे हैं ये। इतने बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं, इतने बढ़िया इनकी टर्म्स होती हैं, इनकी तो बुक भी जरूर पढ़ना आप, ठीक है। बहुत बढ़िया काम आएगी अगर टाइम मिले तो। यही है भाई यूएन का क्राइसिस क्या है, कि भाई बना कब था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन अच्छा था, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं है। रीजन क्या है आप देख लो, पावर स्ट्रक्चर्स वही पुराने चल रहे हैं, वही चौधरी हैं इनके, यूएस रशिया चाइना, वही बना रखा है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कौन सुन रहा है, इसराइल सुनता है क्या यूएन की, चाइना सुनता है क्या साउथ चाइना सी में यूएन की, कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन इनसे हुआ नहीं, लगे पड़े हैं, डिस्कशन चल रहा है भाई। ये बस मुझे तो लगता है भाई ये डिप्लोमेटिक पार्टीज होती हैं, कोई आउटकम निकला अब तक, कोई आउटकम, कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकलता है। क्लाइमेट इनजस्टिस इतना है, वो आइलैंड नेशंस रो रहे हैं कि भैया हम तो डूब जाएंगे, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज खत्म नहीं होगी, ये सीओपी करते रहो, यूपीएससी वाले नोट्स बनाएंगे और हम डूब जाएंगे। तो क्या फायदा फिर, है। मल्टीलेटरलिज्म कहाँ है, अब तो ट्रेड वॉर ही हो रही है, कोई मल्टीलेटरलिज्म नहीं है। अच्छा, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठा है, हम हमारे को यूएनएससी की मेंबरशिप ही नहीं है परमानेंट। यूक्रेन रशिया वॉर पे भी देखो, है कि नहीं, कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये है एग्जाम्पल, ये रहे भाई जो मैंने बोला है, देख लो आप। अब एक बात बताओ, छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये अगर आप सीख गए ना तो मेंस में 2 नंबर और पक्के। इसराइल और हमास के ऊपर अगर आप लिख रहे हो, क्या आप ये लाइन लिख सकते हो, ब्लड शेड ऑन ईस्टर्न शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन, वाह वाह भाई वाह, मौज कर दी। अगर आप ध्यान देखोगे दोगे तो इसराइल और ये सब ये ईस्टर्न शोर पे है मेडिटेरेनियन सी के। आंसर में ना ये लिख के आओ और फिर लिख दो इसराइल वर्सेस हमास। भाई एग्जामिनर कहेगा यार, एक आईएएस ने लिखा है पेपर, किसी सेलेक्टेड बंदे ने लिख दिया क्या, मतलब कमाल है यार।
इस तरीके से ना थोड़ी सी अपनी राइटिंग को और ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब हर जगह मैं लिखूं, देखो मैंने, आप ध्यान दो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लिखा, यहां पर ब्लड शेड यूज करा, क्राइसिस इन अफ्रीका लिखा, WTO पैरालिसिस लिखा। हर जगह भी तो मैं क्राइसिस यूज कर सकता था ना वर्ड। मैंने हर जगह अलग अलग टर्म यूज करने की कोशिश करी। ये है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हाउ टू राइट मोर ब्यूटिफुल आंसर्स। यस या नो? बोलो, समझे? कुछ इस, ये इंप्लीमेंट करोगे ना, ये है रियल वैल्यू एडिशन, जिससे नंबर मिलेंगे। ज्ञान देने के लिए तो दुनिया बैठी है, आपको नंबर दिलवा दूं ना मैं, बस वही वही है मेन बात। ऑडियो टूट रहा है भाई। एक फिर से एक मैसेज आ गया आर्यन का, ऑडियो टूट रहा है। मेरा तो माइक सही चल रहा है भाई। बताओ कोई इशू है ऑडियो में? नहीं? चलो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। वे फॉरवर्ड को लेके भैया, ये देखो सेम बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके बोली हुई है, इनको पढ़ना। इन्होंने बोला है अ कॉल टू रिफॉर्म द UN। इसको एक बार पढ़ लो, बढ़िया हो जाएगा काम। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो ये, फोकस ऑन डिप्लोमेसी एंड डायलॉग लिख देना, 2D, ऐसे लिख देना। चलो इसको 2D, द करंट फोकस शुड बी ऑन 2D, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। होते हैं ना 2D 3D। बहुत बढ़िया सा टू बना दिया, एक बढ़िया सा डी बना दिया, फिर डी से 2 पॉइंट्स निकाल दिए। ये होती है प्रेजेंटेशन स्किल्स। चलो, आई बात समझ। बाकी भाई ये डिस्कशन, एक एडिटोरियल आया था, ये हर जगह ही चल रहा है इंडिया के। अब आप देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर आप देख पा रहे होगे ना, तो यही इशू चल रहे हैं, पैसिफिक चल रहा है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एक बार मैंने आपको बताया भी था, एक बार ऐसा सोच लिया करो दुनिया में चल क्या रहा है। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अफ्रीका के अंदर अलग भसड़ हो रखी है, वहां भाई मेडिटेरेनियन पे इसराइल हमास, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में है, ईरान अपनी उछल रहा है, उधर यूक्रेन रशिया ने कर रखा है, यहाँ साउथ चाइना सी में इशू है, नीचे भैया पैसिफिक पे हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। और देखो सबसे बड़ा जो थीम है, इंडिया का नेबरहुड साउथ एशिया क्राइसिस में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो अफगानिस्तान है ही क्राइसिस में, पाकिस्तान का क्या ही बोले, चाइना देखो ये लगा पड़ा है। अब बॉर्डर टॉक्स पे अभी तो बात बढ़िया हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो इशू है ही। अच्छा, नेपाल के अंदर भी भाई प्रो चाइनीज एलिमेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक भूटान ही है भाई सीधा शरीफ बच्चा, वही हमारा ट्रू फ्रेंड है। उसके बाद बांग्लादेश में तो अब देख ही रहे हो अब क्या हो रहा है, कॉक्स बाजार में देखा आपने क्या हुआ? कितना रेडिकलाइजेशन हो रही है, विमेन को मार पीट रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था ट्विटर पे, न्यूज आ रही थी, वीडियोज आ रही थी। कैसे नो? देखो म्यांमार के अंदर तो भाई कूप भी चल रहा है। तो आप देखोगे हमारे चारों तरफ, श्रीलंका भी क्राइसिस में है, इतना कलेशी नेबरहुड हो गया है ना, कि मेरे को तो पूरा 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 यकीन है कि इस बार मेंस में, इस बार जो मेंस होना है, नेबरहुड पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और याद है आपको पिछले हफ्ते न्यूज में, पिछले या पिछले से उससे पिछले हफ्ते हमने एक नेबरहुड पे आंसर प्रिपेयर किया था कि इंडिया को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, फोकस ऑन द रियल इशू, रेडिकलाइजेशन, मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने एक आंसर्स बनाए थे, उसको याद रखना, और इस बार के मेंस में देखना पक्का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इशू है, थीम है। अब इंडिया म्यांमार प्रिपेयर करे जा रहे हो, अरे भाई थीम प्रिपेयर करो, थीम। थीम क्या है? नेबरहुड में क्राइसिस है, और इंडिया के ऊपर क्या रेपरकशंस होंगी इसकी, बस ये बात है। यस या नो? चलो, समझ आता होगा। ये भैया वो था, देखो यही लाइन लिख देना, इंडिया फेसेस अ मॉरल एंड सिक्योरिटी डिलेमा इन द वेक ऑफ रीसेंट इवेंट्स इन बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश हटा के पूरा का पूरा भाई, पूरा का पूरा साउथ एशिया हो गया। इसको हटा दो, और यहां पे पूरा का पूरा साउथ एशिया लिख देना। ये लो, बांग्लादेश हटा के साउथ एशिया, सब कॉन्टिनेंट। यस या नो? इस तरह की लाइंस भी ना न्यूज़पेपर में से उठा लिया करो, कि भैया ये तो मेरे को मिल गया, अब और कुछ नहीं करूंगा, बस एक लाइन मिल गई, अब तो इसको ही रिसाइकल करना है मेंस के अंदर, बस। अब प्रीलिम्स के लिए रट्टे लगाते रहो। ठीक है जी? यस या नो? बढ़िया। बोर तो नहीं हुए? ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, 11:28 हुए हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। अबे नो लिख रहे हो, मुझे चाहिए, कोई बात नहीं, 2 2 मिनट का ले लो यार, 2 मिनट का ले लो। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट।
हाँ जी। कोई लिख रहा था कि YouTube पे कटेड रिकॉर्डिंग होती है यार। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, जो क्लास का पार्ट है वो मैं YouTube पे अपलोड कर देता हूँ, लेकिन जो मेंस इवैल्यूएशन है, Q&A है, PYQ प्रैक्टिस है, उसके लिए यू शुड अटेंड इट लाइव ना, तभी तो फायदा है। राइट। इसलिए उसको हम लाइव पे ही रखते हैं। उसको भी यूट्यूब पे डाल देंगे, क्या फायदा फिर? मतलब आप लाइव उठ के बैठ के मेरे साथ बैठे हुए हो, आपके लिए कुछ तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। इज इट फेयर और नॉट? आई नो द रिकॉर्डिंग आई कैन अंडरस्टैंड, सबके पास शायद हो सके कोई ना अटेंड कर पाए, तो दैट इज फेयर, रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डाल देते हैं। बट जो बाकी एलिमेंट्स हैं, मेंस राइटिंग हो गया और आपका PYQ प्रैक्टिस हो गया, Q&A हो गया, उसको हम फिर अपना पर्सनली रखते हैं। ठीक है, चलो। राइट, आगे चलते हैं। यार मेरा ऑप्शनल था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। आर्टिक सी पे चलते हैं और मॉनसून देखते हैं। अब देखो, ज्योग्राफी का ये भाई साहब टॉप आ गए थे आर्टिकल। इसको मैंने ढंग से थोड़ा समझा क्या होता है, क्या कहते, किसी को कॉमर्स और अकाउंटेंसी के लिए अगर कोई गाइडेंस चाहिए ना, अब मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, उनसे तो मैं आराम से बात कर लूंगा। ठीक है, इफ एनी वन इज फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जिसका ऑप्शनल है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो। अब देखो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में भैया, मॉनसून अगर मैं यहाँ पढ़ाने बैठ गया ना, फिर तो आप अपने ज्योग्राफी टीचर से कहना भैया फीस ला दो, हम जाके विभू भैया को दे रहे हैं। क्योंकि मैं 2 घंटे थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो मैं मॉनसून इस एक टॉपिक को समझाने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें मॉनसून तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं तुम्हें जुगाड़ पढ़ा सकता हूँ। वो मेरा काम है। जुगाड़ कैसे? कि आपको टॉपिक समझ आ जाए। देखो, अब देखो सुनो, एक बात पहले बेसिक समझो, बिल्कुल 2-3 बेसिक बातें समझो। अगर हवा गर्म होगी, इफ द एयर पार्सल इट इज हीटेड इट विल राइज। ये बात सबको पता है कि नहीं पता? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक। अगर हवा गर्म होती है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। हीट, व्हेन द एयर इज हीटेड इट राइजेस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जब वो हवा, अगर यहां नीचे हवा है, गर्म हो गई, उठ गई, यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, जगह बन गई, यहां पे क्रिएट होता है क्या? लो प्रेशर। यस या नो? लो प्रेशर, खाली एरिया समझ लो, यहां पे हवा थी, हवा उड़ गई, अब नीचे खाली जगह बन गया। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, IT CZ ये सब, बस इतना समझो। ठीक है, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, यहां से एयर, अब देखो, जो हमारा इक्वेटोरियल जो रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सन एकदम डायरेक्टली हीट करता है। यस या नो? तो यहां पे क्या बनता है? लो प्रेशर। अब ये हवा उठी थी, उठी नहीं, यहां पे लो प्रेशर बना दिया। अब जाकर थोड़ी देर बाद गिर जाएगी, है ना? थक जाएगी, गिर जाएगी। अब जब वो गिरेगी, तो जब नीचे जाके गिरेगी, वहां पर इकट्ठी होगी, वहां क्या बनेगा? हाई प्रेशर। तो यहां से हवा उठी, उठ के जाकर यहां गिर गई, यहां क्या बना? हाई प्रेशर। अब देखो, ये बात समझ आती है? यस या नो? लो प्रेशर हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ आया? हवा उठेगी भाई, गर्म होगी, उठेगी, नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा, थोड़ी देर बाद जाके गिर जाएगी, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां लो प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, यहां हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, घूमी, गिर गई, यहां पे क्या क्रिएट हो गया? हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड, एयर मूव करती है। यस या नो? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी। भैया यहां पे लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है हवा। दो कॉन्सेप्ट समझ आए? लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, तीसरा कॉन्सेप्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो हवा चल रही है, ये राइट टर्न मारती है, बिल्कुल अब है, और सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लेफ्ट टर्न मारती है। ऐसा क्यों होता है? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक नेचुरल फोर्स है अर्थ के ऊपर जो लगती है। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझो कि भाई कोरियोलिस फोर्स लगती है। मंजोत धीरे धीरे ही समझाएंगे, आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखो क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, ये समझ आता है? पहले 3 कॉन्सेप्ट हमने समझे। पहले, एयर राइज करेगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, जाके गिरेगी, जहां गिरेगी हाई प्रेशर क्रिएट होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मूव करते टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट टर्न लेगी, सर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट टर्न लेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, 3 कॉन्सेप्ट समझ आते हैं? देखो, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये देखो, हॉर्स लैटिट्यूड पे। अब ये क्यों हॉर्स लैटिट्यूड, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। यहां लो था, यहां हाई था,
और यहां पर भी हाई है, इसको मैं मार्क ही कर देता हूं, ये रहा हाई, ये रहा लो, ये रहा हाई। ऑब्जर्व करो ये क्यों बना, क्योंकि यहां पर भाई सन की रेज आई, यहां भाई सन भाई साहब बैठे थे, उन्होंने यहां पे सीधा इफेक्ट डाला, यहां पर लो प्रेशर बन गया, यहां हाई बन गया, यहां हाई बन गया, क्योंकि यहां से हवा उठी होगी, यहां ऐसे, यहां से हवा उठी होगी, एक बार यहां जाके गिर गई, एक बार यहां जाके गिर गई, तो भाई ये लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ठीक है, ये समझ आता है। अब देखो यहां से जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आनी शुरू हुई, तो देखो इसने क्या किया, राइट टर्न मार लिया। ऑब्जर्व करना, अब सोचो उधर से आप चलते इस तरफ आ रहे हो, तो राइट टर्न लिया है, और यहां देखो यहां से हाई से लो जाते हुए लेफ्ट टर्न मार लिया। यस या नो? तीन कॉन्सेप्ट समझ आए, तीन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बताओ। चलो ये विंड सिस्टम का, अब आगे यार इसमें सेल्स बनते हैं, हेडली सेल होता है, फेरर सेल होता है, पोलर सेल होता है, वो सब यार अगर मैं पढ़ाने बैठा तो बहुत लंबा चल जाएगा। ठीक है, अभी अभी तीन कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अब इंडिया के मॉनसून में इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। ये देखो, अब देखो, आपने देखा था इक्वेटर के पास लो प्रेशर बन रहा था, लेकिन क्या सन पूरे साल इक्वेटर पे बैठा रहता है? यस या नो? नो? अभी और मत लिखो भाई, जो भी लिख रहा है ना और ज्ञान डाल रहा है यहां पर, वो मत लिखो, अभी बस यस या नो बताओ। इक्वेटर के पास बैठा रहता है कैसा? नहीं, आपने सुना होगा ना, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर वापस घूम के इक्वेटर पे आता है, फिर नीचे कैप्रिकॉन को जाके हेलो बोलता है, फिर वापस इक्वेटर पे आता है, यही करता रहता है। यही तो लॉजिक है ट्रॉपिक्स का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन का मतलब क्या है? यही मतलब है। सन भैया ऊपर कहां तक जाता है मैक्सिमम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। नीचे कहां? कैप्रिकॉन तक। यस या नो? इसी को तो ट्रॉपिक्स बोलते हैं। सन घूमता रहता है, पहले मार्च में यहां होगा, फिर जून में ऊपर चला जाएगा, फिर वापस यहां आ जाएगा, फिर नीचे सितंबर ऑनवर्ड्स, फिर नीचे चला जाएगा विंटर में। अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से सोच रहे हैं। अच्छा, जहां जहां सन जाएगा, ये लो प्रेशर का रीजन वहां वहां मूव करेगा, इसी को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखो क्या होता है, जून के अराउंड, मार्च से जून तक, ये सन जो है, जो ये सन का जो लो प्रेशर है, जो कहीं ना कहीं इक्वेटर पे बन रहा होता है, वो घूम कर कहां बन जाता है? इंडिया के पास बन जाता है, यहां पर। ये देखो, यहां बन जाएगा, यहां। ठीक है, अब यहां कहीं पर हाई प्रेशर बनेगा, और एक हाई प्रेशर यहां बनेगा। ठीक है, यस या नो? यस या नो ये बता दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना एक्चुअली यहां मूव कर लेते हैं, वेट। देखो इक्वेटर कहां से पास करता है अप्रोक्सीमेटली, एकदम सही तो नहीं, बट कहीं ना कहीं इक्वेटर यहां से पास करेगा, इफ आई एम मोर और लेस करेक्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, थोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही होता है यार, ये यहां पे होगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है। यहां पे बन गया लो प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर, क्योंकि अब समर्स आ गई हैं, सन ऊपर मूव कर गया है। जो पहले हमने यहां पहली वाली इमेज में हाई प्रेशर देखा था, वो इक्वेटर इक्वेटर पे था, अब वो इक्वेटर से मूव करके यहां बन गया है, तो इक्वेटर के पास कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बन गया है। यस या नो? ये समझ आया? बस समझ लो वो सिस्टम ऊपर मूव कर गया है, ऊपर शिफ्ट कर गया है। अब क्या होगा, हमने ये समझा था हाई टू लो चलेगी, यस या नो? हाई टू लो, यहां पे ये विंड्स ऐसे चल रही हैं, ऐसे कहीं चल रही हैं, धीरे 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 यूं चल रही हैं। अब यहां इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर, जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगे आप कहां पहुंच जाओगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाओगे। विंड अपना रास्ता बदल लेंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट राइट लेती है, राइट, यहां से ये घूम के यूं राइट हो जाएंगी, ये राइट, ये देखो ये राइट, ये देखो ये राइट। अब जरा ना ध्यान से इस राइट को ऑब्जर्व करना, ये देखो, ये देखो नीचे क्या है, साउथ है, साउथ, साउथ है नीचे, नीचे साउथ होता है ना, यस या नो? और ये क्या है, वेस्ट है। साउथ वेस्ट मॉनसून, ये विंड्स हैं जो, मॉनसून कुछ नहीं है, मॉनसून इज जस्ट विंड, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये जो विंड्स यहां पे यूं आएंगी, ये होता है मॉनसून आपका, ये ऐसे मॉनसून आता है।
साउथ वेस्ट समर मॉनसून, राइट। अब ये आर्टिक सी वाला ड्रामा क्या था, देखो, ये जो लो प्रेशर यहां क्रिएट हुआ ना, एक तो हो गया भाई बैलेंस बात कि हाँ ये तो नेचुरल मूवमेंट होगी, लेकिन थोड़ा तूफानी कुछ करते हैं। यहां पर एक चीज है जिसको हम बोलते हैं टिबेटन प्लेटो, और यहां पर ओशन है, ये मैस्करीन हाई। ये टिबेटन प्लेटो क्योंकि एक बहुत बड़ा लैंड मास है। अब कभी आपने देखा होगा गर्मियों में आप बाहर जाते हो नंगे पैर, तो भैया वो सड़क इतनी गर्म होती है कि पैर जल जाते हैं, यस या नो? हीटअप होता है, हीटअप होता है। यही होता है टिबेटन प्लेटो प्लेटो के साथ, वो इतना हीटअप हो जाता है ना भाई साहब, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लो प्रेशर है, हीटअप होगा, हवा को गर्म करेगा, हवा उठेगी, यस या नो? वो उस जो हीटिंग प्रोसेस है वो इतना ज्यादा एग्रवेट हो जाता है कि यहां पर भैया खतरनाक लेवल का लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। तो क्या होता है, ये जो मूवमेंट और होगी, ये मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करती है। क्या करती है? स्ट्रॉन्ग। आपको ये बात समझ आ रही है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर दो पॉइंट्स हैं। अगर लो प्रेशर और ज्यादा लो हो जाएगा और हाई और ज्यादा हाई हो जाएगा, तो मॉनसून और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यस या नो? यस या नो? ये दो पॉइंट समझ आ रहे हैं? हाई प्रेशर लो प्रेशर का गेम है पूरा। अच्छा, अगर ये लो प्रेशर फॉर सम रीजन वीक हो गया, मैं कह रहा हूं आप मत सोचो क्या रीजन है, ये लो प्रेशर कह लो हट गया, तो क्या मॉनसून उतना अग्रेसिवली इंडिया में आएगा? मॉनसून डिले होगा, बहुत बढ़िया अब है। मॉनसून लेट आएगा। अगर ये लो प्रेशर थोड़े टाइम बाद क्रिएट हो गया तो हो गया मॉनसून डिले। अगर ये लो प्रेशर वीक रहा तो थोड़ा कम मॉनसून आएगा। अगर ये लो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, भाई साहब खतरनाक मॉनसून आ जाएगा। समझे? दीक्षा, हरगोविंद, नहीं समझ आया क्या? अच्छा, आ गया समझ, ठीक है। अब देखो, हम आप जब अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ मॉनसून पढ़ने बैठोगे ना, थोड़ा सा और टाइम तो समझ आएगा। जब आप ज्योग्राफी टीचर के साथ बैठोगे, आप यही समझोगे। ये देखो, ये सब आप पढ़ते होगे, क्या कहते हैं, टिबेटन प्लेटो, एल नीनो, ला नीना, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स मॉनसून के तो होते हैं, ये अल्टीमेटली किस चीज को चेंज कर रहे होते हैं? लो प्रेशर और हाई प्रेशर को। स्ट्रॉन्ग एल नीनो हो गया, ला नीना का इफेक्ट आ गया। अब ये सब क्या होता है वो अभी मत टेंशन लो। सब लोग क्या करेंगे, अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये स्ट्रॉन्ग, लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो गया, हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो गया, मॉनसून अच्छा होगा। अगर ये वीक हो गया, मॉनसून वीक हो जाएगा। अगर भैया यहां पे लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं हुआ, मॉनसून डिले हो जाएगा। यहां पे ऐसे तो जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी आता है। अब जेट स्ट्रीम पढ़ाओ पहले। अगर यहां जेट स्ट्रीम रहती है ना, तो भाई ये लो प्रेशर क्रिएट ही नहीं होता, राइट। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं मॉनसून के जो आप पढ़ोगे, इसलिए टेंशन मत लो। आपको बात समझ आई कि मॉनसून के फैक्टर वो फैक्टर हैं जो इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, और उन्हीं में से एक नया फैक्टर निकल के आया है, जो होता है आर्टिक सी की मेल्टिंग। भाई आर्टिक सी यहां पर है, यहां पर, यहां की अब डेटा क्या आ रहा है कि भाई आर्टिक सी, ठीक है, ये देखो, यहां पर आइस अगर मेल्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो वो इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर को इफेक्ट करती है। कैसे करती है वो अभी मत समझो, करती है ये समझो। एक फैक्टर आ गया, ये फैक्टर मैंने लिख के दिए हैं, ज्योग्राफी जब पढ़ लोगे ना तो समझ आएंगे ये, ठीक है। ये बहुत, इन हर एक फैक्टर पे 20-20 मिनट का डिस्कशन है, समझे? तो ये बात है। बात यह है कि अल्टीमेटली ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, ठीक है जी। उन दो पिलर्स को पकड़ के चलना है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, सारा गेम इन दोनों के बीच में चलता है मॉनसून का। जो भी फैक्टर है, आप एल नीनो पढ़ लोगे, लानीना पढ़ लोगे, आर्टिक पढ़ लोगे, वो यही बोलेंगे घुमा फिरा के कि देखो जी यहां लो प्रेशर कम हो जाएगा, या फिर यहां हाई प्रेशर नहीं। अगर सोचो, एक बार सोच के देखो, यहां हाई प्रेशर की जगह अगर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, सोच के देखो, यहां पर लो प्रेशर बन गया, तो क्या लो प्रेशर टू लो प्रेशर मूव होगी क्या यार? नहीं होगी। सोच के देखो, जब, अगर यहां लो प्रेशर में बना दूं, तो भाई ये, अब यहां पर लो प्रेशर कब बनेगा, वो आप एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल में समझोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से मॉनसून को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और मॉनसून को इफेक्ट करते हैं मतलब इस लो प्रेशर और हाई प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। दैट इज इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बाकी ज्योग्राफी और पढ़ना और ज्यादा बेटर समझ आएगा, राइट।
प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब यश, हाँ ये अब देखो इन्होंने पढ़ रखी है ज्योग्राफी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जब मूव कर रहे हैं तो एक ग्रेडियंट बन गया ना, समझो ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, मूवमेंट होगी ना, ग्रेडियंट बन गया। राइट। बस, बस इतना समझो अभी, दैट इज इट। बाकी हाँ, अब मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे अगर मैं इन टॉपिक्स को भी डिटेल में समझा सकूं तो, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट था और वो मैंने समझा दिया। आपको हेल्प होगी जब आप पढ़ रहे होगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो समझ आ ही गया होगा। चलो, बाकी जी ये है सिंपल सा काम। मिशन मौसम इसको पढ़ लेना। मिशन मौसम में क्या है, वेदर को प्रिडिक्ट कर, भाई बारिश होने वाली है, कितनी होगी। अब ये जो सारे हमने फैक्टर्स पढ़े ना, ये लोग आईएमडी के अंदर, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर यही बैठ के पढ़ रहे होते हैं और वही बताते हैं अरे बारिश इस बार तो गजब होगी। गजब होगी तो भैया एक बात बताओ, गजब होगी तो फार्मर को जाके बोलो अपनी खेती थोड़ी ध्यान से करे। राइट। पर अब हमने इसमें एक स्टेप आगे ले लिया। पहले हम प्रिडिक्शन करते थे नेशनल मॉनसून मिशन में, अब हम क्या कर रहे हैं, नहीं बारिश नहीं हो रही ना, ऐसे कैसे नहीं हो रही, जाके करवा देंगे। कैसे करवा देंगे, जाओ प्लेन से जाओ बादल में। अब मैं बोलूंगा आपको कंफ्यूज कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लाई का, जहां पे क्या होता है, बादल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बहुत ज्यादा हो जाती है आरएच लेवल, तो तब बारिश होती है। ठीक है, अब ये ज्योग्राफी जिसने पढ़ी उसे समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ी कोई बात, आप पढ़ लोगे। हमने अगर हम गए, हम जाकर बादल के अंदर इस तरह का कोई मटेरियल डाला है कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया और आरएच बढ़ गया, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई कि उसका सैचुरेशन हो गया और बारिश हो गई। ठीक है जी, बारिश हो गई, पानी आपने बारिश करवा दी। ऐसा अभी यूएई ने किया था और भाई उन्होंने क्या ही किया, उनके फ्लड आ गई। आर्टिफिशियल रेनिंग, आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग से आती है, क्लाउड में सीड डाल देना, कुछ चीज जाकर डाल देना। ठीक है जी, जिससे कि बारिश हो जाए। इसी पे अब हम फोकस करेंगे मिशन मौसम में। तो ये मिशन मौसम था। ठीक है जी, आई बात समझ, यस या नो बोल दो। चलो हाँ जी, आईआईटी कानपुर ने ऐसा किया था। साइंस एंड टेक में कोई बड़ा मेंस का इशू नहीं था, प्रीलिम्स के पॉइंट थे। प्रीलिम्स के पॉइंट जी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हर टॉपिक के प्रीलिम्स के लिए जो जो काम के पॉइंट्स हैं मैंने लिख के दे दिए हैं, आप इसे समझ लोगे खुद पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ओवेरियन कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, आपको सब समझ आएगा अब ये क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं, इस बार प्रीलिम्स में ये दिख जाए अगर, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सिंग पर्सनल्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स इस बार प्रचंड रूप में थे न्यूज में। यूपीएससी क्या पूछेगा, सोच के देखो, ये पूछेगा ना। ये है इंपॉर्टेंट चीज। अगर दिख गया ये कि इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे के सारे म्यूजिक अवार्ड लिख के आएंगे, मार्क करके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन में। ठीक है, याद रखना। सीडीएसओ पढ़ लेना। बाकी भाई ये सारे पॉइंट है, एएनआरएफ के बारे में पढ़ लेना, जोरावर। लाइट टैंक, इंडिया का लाइट एयरक्राफ्ट कौन सा है, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एलसीए कौन सा है, जल्दी बता दो। लाइट टैंक तो जोरावर है, एलसीए कौन सा है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इंडिया ने खुद डेवलप करा है, जल्दी बताओ। तेजस, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, चिनूक तो हेलीकॉप्टर है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है इसको, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इतना याद करना है। याद रख लोगे, आईटीयू स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, इनको पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, रट्टे लगा लोगे। ये देखो पोलारिस डॉन मिशन, कमर्शियल स्पेस वॉक। चलो इसको अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेना। राइट, बहुत बढ़िया। अब मैपिंग पे चलें, आपका फेवरेट पोर्शन। कॉन्सेप्ट ये सारे थे। मैपिंग करें हम, मैपिंग बहुत मजा आएगा मैपिंग में तो भाई, एक नंबर मैपिंग है इस बार। साउथ अमेरिका आज ही खत्म कर देंगे फटाफट, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट लेंगे, मैपिंग खत्म। चलो देखो, पहले जो हमारा काम होता है कंट्रीज रटते हैं, मेरे साथ बने रहना। भाई देखो, गयाना से फ्रेंच गयाना जाओगे तो सरनेम तो बदलेगा, फ्रेंच बन जाओगे तो सरनेम बदलेगा नहीं बदलेगा, यस या नो, वाई और नो। मैपिंग में तो इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए, कीबोर्ड पे हाथ रखो अपने। गयाना से फ्रेंच गयाना जाएंगे, नेम बदल देंगे, गयाना सुरीनेम फ्रेंच गयाना, ये याद रखना, 3 कंट्री। ये भैया ये मेरी जान को आफत, वेनिजुला हर दूसरे दिन न्यूज। ठीक है, ये देखो वेनिजुला। ठीक है जी। अच्छा, यहां देखो कोलंबिया, यहां पे ये इक्वेडोर, कोलंबिया, ये देखे थे आपने, सारे ड्रग माफिया यहीं से होते थे।
यस या नो? पैब्लो एस्कोबार, ये कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सबसे बड़ा ब्राजील, ये तो भूल नहीं सकते आप। इसको कैसे भूलोगे, ये तो इतना भारी भरकम ब्राजील ही है। अच्छा, बीच के पास चिल कौन कर रहा है, बीच के पास चिल, चिले, यहां पे देखो ये रहा। ठीक है, इस तरफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी नहीं बंदा भूलता, सब मेसी के फैन होते हैं। जिसको फुटबॉल का शौक है उसको तो साउथ अमेरिका आता ही होगा। ठीक है, अब बाकी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, पी बी पी यू, इसको याद रखना, पी बी पी यू। लिथियम ट्रायंगल पे आएंगे अनिल तिवारी, आएंगे भाई आएंगे, रुक जाओ, अभी कंट्री के नाम याद रखो। ये देखो, इसको क्या है, ये लाइन याद रहेगी, पी बी पी यू, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे। यस या नो? बोल दो। कंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी, ऐसी याद हो जाती है। इन तीन का कॉम्बिनेशन याद रखना। यहां पर वीसीई, भाई ये पूरी जगह आपको वो ड्रग माफिया से याद हो जाएगी। ब्राजील, अर्जेंटीना, ये दोनों तो वैसे ही बहुत फेमस है। बीच के पास चिल कौन कर रहा है, चिली। और यहां पे कौन हो गया, पी बी पी यू, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे। यस या नो? ना ना, कैपिटल याद नहीं रखने भाई, कितना याद रखोगे। चलो, अब एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, फटाफट फटाफट फटाफट, बताओ उरुग्वे बताओ। उरुग्वे, ये देखो, अब सबको मजा आता है, हाँ भाई, सी सी सी, बहुत बढ़िया। चलो, पेरू बता दो, पेरू, पेरू बताओ, पेरू। बी, बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इक्वेडोर बताओ, इक्वेडोर। वाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कौन बताएगा मेरे को, बोलिविया बता दो, बोलिविया, कहाँ है बोलिविया? नहीं, बहुत बढ़िया। पेरू बताना, पेरू दोबारा, पेरू। बी बी बी, पैराग्वे बता दो चलो फिर इसी बात पे। ई, ई, और उरुग्वे, सी, हो गया याद। पी बी पी यू, ये लाइन। ब्राजील बताना, ब्राजील, गलत किसी ने करा ना ब्राजील अगर, ए, ये तो सबको पता है। अर्जेंटीना, एम, एम, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा मेरे को सूरीनेम का है, सूरीनेम। और फ्रेंच गियाना, बहुत बढ़िया यार, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। वेनिनजुला बता दो, जान को दुश्मन, वेनिनजुला, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक बार कोलंबिया और बता दो आखिरी में। एक्स कौन, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कंट्रीज याद हो गई, एक दो बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। याद रखना, ये तीन, गयाना से फ्रेंच गयाना जाएंगे तो नाम चेंज हो, सरनेम चेंज होगा। ब्राजील, अर्जेंटीना याद रहता है पी बी पी यू, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे। फिर चिले, ये याद रखना, पेरू, ये याद हो गया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वीसीई, वेनेजुला तो सबको याद ही है, कोलंबिया याद हो गया पैब्लो एस्कोबार से, और इक्वेडोर। बस, चलो, अब इसकी फिजिकल ज्योग्राफी देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन मेजर रिवर हैं, ठीक है। कौन सी तीन मेजर रिवर हैं? सबसे पहले देखो, ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर यहां आती है वेनिनजुला। पहले वेनिनजुला को ही देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं। ओरिनोको रिवर है, इसका नाम याद रखना। लेक माराकाइबो, ये लेक देख रहे हो, माराकाइबो, इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, कोई बताएगा ये लेक किस चीज के लिए फेमस है? अगर मैं, मतलब आपके पास 1 मिनट है, कोई बता पाए तो फिर मैं बताता हूं। लेक माराकाइबो, हाइडिंग कोकेन, ये देखो, ये देखो, जैसे खुद के शौक वैसा ही आंसर। भैया, वो गाना सुना है किसी ने, बिजली गिराने मैं हूं आई, याद है? दिस इज वन ऑफ दैट प्लेस इन द वर्ल्ड जहां सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। क्या आपको मालूम है? बिजली, लाइट गिरती सबसे ज्यादा। यहां का कुछ नेचर इस तरीके का है कि माराकाइबो में इसको कहते हैं भैया, ये सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं यहाँ पे। और यहीं पर एक बहुत फेमस ऑयल पोर्ट है, माराकाइबो पोर्ट।
अब ये माराकाइबो अगर भूल गए तुम, प्रीलिम्स में दिख गया और आपने मार्क कर दिया ये अफ्रीका का कोई पोर्ट है, तो फिर देखना तुम अब भूलोगे। और ये भाई साहब इतना बड़ा ये तिगड़म कहाँ है, वेनेजुला के अंदर ही है। और क्योंकि वेनेजुला इतना न्यूज में है, ये है प्रिडिक्शन कि भाई इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यस या नो? बस, समझे? अच्छा, दूसरी चीज, वेनेजुला का हमने देख लिया। एंडीज माउंटेन सबको मालूम है, ये पूरी एंडीज रेंज है। यहां पर पैरेलल रेंजेस जो होती हैं उनको कॉर्डिलेरा कहते हैं, ये बात याद रखना, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो, यहां पर और रिवर, अमेजॉन रिवर सबको मालूम है अमेजॉन रिवर क्या होती है, कैसे नो? सबसे भाई सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आई थिंक नाइल के बाद। ठीक है, ये देखो, अमेजॉन रिवर है। अमेजॉन रिवर के अंदर यहां पर जो अमेजॉन रिवर के रेन फॉरेस्ट हैं, जिसको लोग जो कहते हैं भाई लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं, याद रखना, सेल्वास। यस या नो? चलो, अब देखो, तीसरी रिवर, पराना रिवर। पराना रिवर कहां पे आती है? यहां पे। ये कौन सी कंट्री है? जल्दी बता दो, ये कौन सी कंट्री थी? ये वाली कौन सी कंट्री है? बोल दो। ये हो गया, बहुत बढ़िया। यहां पे आती है ये आपकी पराना रिवर। तीन रिवर इंपॉर्टेंट है, ओरिनोको, अमेजॉन, अमेजॉन तो कोई भूलेगा नहीं, लेक मार्काइबो के पास ओरिनोको, और यहां नीचे पराना रिवर। यस या नो? ये हो गया याद। अच्छा, दो लेक इंपॉर्टेंट है, लेक माराकाइबो तो हमने पढ़ ही लिया। ये देखो, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, लेक टीटी काका। कौन सा लेक है? टीटी काका। कहां पर है? इस बॉर्डर पे है। अब मुझे तुम बताओगे, ये बॉर्डर पेरू के साथ किसका है? दूसरी कंट्री कौन सी है? यहां तो पेरू है, दूसरी कंट्री कौन सी है? बोलिविया। अर्जेंटीना किसने लिखा है? ये अर्जेंटीना है भाई, ये अर्जेंटीना इतना बड़ा है अर्जेंटीना। ये देखो, बोलिविया, बहुत बढ़िया। लेक टिटिकाका, लेक मार्काइबो, रिवर ओरिनोको रिवर, अमेजॉन रिवर और पराना रिवर। अमेजॉन रिवर के रेन फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? सेल्वास बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिवर हो गई, माउंटेन हो गए, लेक हो गई। अच्छा, और क्या याद रखना है? एंड ये हो गया। एंडीज पर्वत में इसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अकॉन का गुआ। कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, प्रोनाउंसिएशन कहीं भाड़ में, हमें याद करना है। अकॉन का गुआ हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी, हो गई याद। एक ही पीक याद रखनी है। यहां पे एक वोल्केनो भी है, ओजस डेल सल्वाडो आई थिंक, उसको भी ऐड कर लेना, वो शायद मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, मुझे भी याद आया। यस या नो? अच्छा, रिवर हो गई, लेक हो गए, माउंटेन्स हो गई। दो डेजर्ट हैं बहुत फेमस। आटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड की ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये कहां पर है? ये कंट्री कौन सी है? जल्दी बता दो। ये बीच के पास कौन चिल कर रहा था? आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट में चिल कर रहे थे। ड्राइएस्ट प्लेस वर्ल्ड की यहीं पे है, यहां पे कॉपर भी मिलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी डेजर्ट कहां है? ओहो, वेट अ मिनट यार, ये थोड़ा हिल गया। ठीक है, दूसरी डेजर्ट कहां है? ये रही, पैटागोनिया डेजर्ट। ये रेन शैडो डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे एंडीज माउंटेन्स आ जाते हैं, इसलिए ये रेन शैडो डेजर्ट है। यस या नो? और यहीं पे पैटागोनिया प्लेटो भी है। दो डेजर्ट याद रहेंगी, एटाकामा डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया प्लेटो भी है, और दो प्लेटो और हैं, प्लेटो ऑफ मैटो ग्रासो ग्रोसो, और दूसरा ये एल्टी प्लानो प्लेटो, जिसको बोलिवियन प्लेटो भी कहते हैं। ये तीन प्लेटो हैं, एक ब्राजील में है माटो ग्रासो, एक यहां पर है एल्टी प्लानो, और एक ये नीचे पैटागोनिया के पास। रेन शैडो का मतलब मंजोत, अगर बारिश आई एंड यहां से रेन आएगी, देखो यहां से रेन मूव करेगी, अब वो एंडीज माउंटेन मिला, उसके बाद रेनफॉल हो गई। रेनफॉल माउंटेन्स का रिलीफ फीचर टकराई, वो जो क्या कहते हैं आपका आ, जो मॉइस्चर वाली विंड्स थी, उसके बाद राइज करी, सैचुरेशन अचीव हुआ और रेनफॉल हो गई। इस तरह की रेनफॉल को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जो पहाड़ से टकरा कर रेनफॉल धीरे धीरे ऊपर उठती है विंड और फिर रेनफॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उस तरह की रेनफॉल को क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेरी गुड यार, वेरी गुड। कन्वेक्शनल होती है जो एकदम से गर्म हो गया ऊपर उठ गई, जो हमारी प्री मानसून में होती है, और ये होती है ओरोग्राफिक,
बारिश आई, अब यहां पे ही सारी गिर गई एंडीज के पास, यहां कुछ बचा ही नहीं दूसरी तरफ। इंडिया में भी ऐसा होता है, अरावली रेंजेस के पास, मध्य प्रदेश के पास जो रेंज है, विंध्यन रेंजेस हैं, सतपुरा रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस हैं, वो एक्ट करती हैं एज अ बैरियर। बस वही काम यहां हो रहा है। वेस्टर्न घाट्स बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। वेस्टर्न घाट्स ग्रीनर है, ईस्टर्न घाट्स ग्रीन है? कोई बताएगा? वेस्टर्न घाट क्यों है? वो भी तो यही लॉजिक हुआ। कुछ कुछ ऐसा ही तो नहीं है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जैसा, यहां पर ये है, सेम तो है। बाकी ये जो नाम है ना, पंपास, ये देखो, ग्रैंड चैकोस, कैंपोस, सेराडोस, ये ना ग्रीनलैंड्स हैं साउथ अमेरिका के। इनके नाम एक बार पढ़ना, अगर बाई चांस कुछ पूछ ले कि भाई कैंपोस, केटिंगास, ये सब क्या है, तो यू शुड नो दे आर दीज ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका। बस नाम याद रखना, यही सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स थे बस। ग्रासलैंड्स, नॉट ग्रीनलैंड यार, ग्रासलैंड्स। यस या नो? बस बहुत बढ़िया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिथियम ट्रायंगल, जो न्यूज में था, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इसका कॉम्बिनेशन होता है। कैसे भी याद कर लो, मैं तो याद करता हूं कैब। भाई कैब लेके लिथियम ट्रायंगल में जा रहे हैं, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, बस। यहां पर इंडिया की वो जो काबिल स्कीम आपने देखा होगा, खान जी लिमिटेड, वो कंपनी जो है, वो भी जाके यहाँ पे वो कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है। एबीसी याद रख लो, कैब याद रख लो, कैसे भी रख लो यार। ठीक है, एक बार इसके भी प्रैक्टिस करा दें फटाफट। चलो मुझे बता दो, लेक टीटीका का बता दो, लेक टीटीका का। प्लेटो ऑफ माटो ग्रासो, मैं ये पूछ लूं तो क्या आंसर आएगा? ए वी, देखा कंफ्यूज हो गए, वी कौन लिख रहा है प्लेटो ऑफ माटो ग्रासो में? ए, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि माउंट अकान का गुआ कहां पर है, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज? शाबाश। कोई मुझे बताएगा एटकामा डेजर्ट कहां है? एटकामा डेजर्ट। वी। और पैटागोनिया डेजर्ट अगर मैं पूछ लूं तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाई। शाबाश। लेक मार्काइबो कहाँ है? मार्काइबो, लाइटनिंग सबसे ज्यादा होती है मार्काइबो। भूलोगे मार्काइबो? गलती से भी नहीं भूलोगे ना? वेनिनजुला, इतना न्यूज में आता है, लेक मार्काइबो, बिजली गिराने, और ऑयल भी आता है वहां से। ठीक है, सोचो, ऑयल को देख के गाना गा रहे हैं सब, तेनु बिजली बिजली कैंड, अब वो बिजली वहीं पे है, पेट्रोलियम ही बिजली है, मार्काइबो। ऐसे दिमाग में याद रख लो, बस ऑप्शन एलिमिनेट हो जाना चाहिए, दैट इज इट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एल्टी प्लानो डेजर्ट कहाँ है, वो प्लेटो, एल्टी प्लानो प्लेटो, ये बताओ। देखा, एम पे आ गए कुछ। 5, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, याद हो गया आपको मैपिंग भी। मैपिंग समझ आई, ये बताओ, यस या नो? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, मेरे को आपसे दो पहली बात तो, जो YouTube पर इसको देखेंगे अब वीडियो, हम यहाँ पर लेक्चर को YouTube के लिए एंड करेंगे। इसके बाद आगे जाके हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग पे भी बात करते हैं, Q&A भी होता है। तो अगर आपको वो अटेंड करना है, तो प्लीज अटेंड द लेक्चर लाइव। अटेंड करने के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, रजिस्टर कर लेना, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, तो आपको एक्सक्लूसिव लिंक मिलेगा इस फ्री लेक्चर का। ठीक है जी।